Hello students, today in this particular section we are going to discuss zoology part of NEET 2024 exam. Right, तो हम 50 क्वेश्चंस इसमें डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि ये पर्टिकुलर एग्जाम प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड था, तो हर क्वेश्चन के बाद मैंने उसका रेफरेंस भी दिया है कि वो एनसीईआरटी के कौन से चैप्टर और कौन से सेक्शन से आया है। तो पहला क्वेश्चन बच्चों हम डिस्कस करें तो ये मैच दी कॉलम टाइप क्वेश्चन है और यहाँ आपको देख के जैसा कि पता ही लग रहा है कुछ डिजीज दी गई हैं और ये जो आपका क्वेश्चन है ये बन रहा है क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। चलिए बच्चों सॉल्व करते हैं। कॉमन कोल्ड, बच्चों कॉमन कोल्ड इज एन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो कि बहुत ज्यादा हाईली इन्फेक्शियस हो जाता है ना। और कॉमन कोल्ड इज बेसिकली कॉज्ड बाय, किससे कॉज होता है? इट इज कॉज्ड बाय अ वायरस। कौन सा वायरस? राइनो वायरस। तो ढूंढिए राइनो वायरस कहाँ है? ए का 3, राइट। नेक्स्ट आपको दिया है बच्चों हीमोजोइन। हीमोजोइन क्या होता है? बेसिकली इट इज एन एंडोटॉक्सिन। एंडोटॉक्सिन का क्या मतलब होता है? इसके लिए हम थोड़ा सा मलेरिया के लाइफ साइकिल पे चलते हैं। जब भी प्लाज्मोडियम जो कि प्रोटोजोआ है दैट कॉज मलेरिया इन ह्यूमंस, प्लाज्मोडियम की एक स्टेज होती है स्पोरोजोइड। जब वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करती है तो पहले वो लिवर सेल के पास जाती है, तब उसके बाद वो जाती है आरबीसीज के पास। आरबीसीज में रेप्लिकेट करने के बाद इट लीड टू द बर्स्ट ऑफ द आरबीसी, और जब आरबीसी बर्स्ट करती हैं इट रिलीजेज एन एंडोटॉक्सिन नोन एज हीमोजोइन। ये वो बेसिकली टॉक्सिन है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिकरिंग फीवर एंड चिल्स इन एवरी 2 to 3 days। ठीक है, so hemozoin is linked with the malaria and which is caused by the plasmodium। तो यहाँ पे आपका B1 हो गया। नेक्स्ट वाइडल टेस्ट, वेरी सिंपल बच्चों। वाइडल टेस्ट इज बेसिकली द डायग्नोस्टिक टेस्ट ऑफ टाइफॉइड। तो आप लगाएंगे C के लिए 2 एंड देन वैसे हमारा एक ही बचता है ऑप्शन, बट हम फिर भी देख लेते हैं एलर्जी क्या होती है। एलर्जी इज एन एक्सैगरेटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो कि किसी एलर्जन की वजह से होती है, एंड डस्ट माइट्स आर योर एलर्जन। ठीक है, तो डी के आगे हम लगाएंगे 4। अब यहाँ पे ना कुछ एक चीज आप नोटिस करते चलिएगा बच्चों, हमारा A3 से मैच हो रहा है, ए यहाँ पे 2 से मैच हो रहा है, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। ए यहाँ पे 1 से मैच हो रहा है, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। A4 से मैच हो रहा है, ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सिर्फ इतना ही पता था कि कॉमन कोल्ड एक वायरस की वजह से होता है, राइनो वायरस की वजह से होता है, आप तब भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। तो इट वॉज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। अगर बच्चों बात करें एनसीईआरटी से क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है, तो ये कंप्लीट उसका रेफरेंस है क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज, ये चैप्टर है। और इन पैराग्राफ्स में से लाइक राइनो वायरस, कॉमन कोल्ड के पैराग्राफ से, एलर्जी से आपका एलर्जी वाला पोर्शन लिया गया है, और प्लाज्मोडियम की पूरी लाइफ साइकिल है, वहाँ से आपका प्लाज्मोडियम और हीमोजोइन का कॉन्सेप्ट लिया गया है। सो इट वॉज अ वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी मैच द कॉलम का क्वेश्चन है, देखने से पता लग रहा है कहाँ से आया है, क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज ड्रग सेक्शन से ये क्वेश्चन है। बात अगर हम करें बच्चों कोकेन, कोकेन कहाँ से आता है? कोका प्लांट से। कौन सा प्लांट? एरिथ्रोजाइलम कोका। ढूंढ लीजिए कहाँ लिखा है एरिथ्रोजाइलम कोका, A3। चलिए अभी हम A3 ही मैच करके देखते हैं और आपको पता लगेगा कि क्या हुआ था इस पेपर में। यहाँ पे A के साथ 4 है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। A के साथ 2 है, ये भी नहीं हो सकता। A के साथ 1 है, ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि अगर आपको सिर्फ इतना भी पता था ना बच्चों की जो कोकेन है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम दी प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका, तब भी आप इस आंसर को करेक्ट कर सकते थे। पर हम आगे की भी डिस्कस करते हैं बच्चों। जो हेरोइन होती है उसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं? फ्रॉम दी पेपेवर सोमनीफेरम। मॉर्फिन जो होता है बेसिकली इट इज एन इफेक्टिव सीडेटिव जिसको हम सर्जरीज में पेशेंट को देते हैं, जिनको पेन होता है उन पेशेंट्स को ही दिया जाता है। एंड मैरिजुआना जो होता है इसको हम कहाँ से ऑब्टेन करते हैं बच्चों? कैनाबिस सटाइवा से। सो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन 4। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, इस रेफरेंस को प्लीज आप नोट डाउन कर लीजिए। क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, पेज नंबर 142 143 पे कुछ पैराग्राफ्स हैं ड्रग्स रिलेटेड, यहाँ पे इनकी पूरी इंफॉर्मेशन दी गई है। राइट, आप चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर से एक मैच आया बच्चों, और ये मैच भी बहुत बहुत सिंपल है। चलिए इसको करते हैं। देखने से पता लग रहा है ये जो मैच है ये कहाँ से आया है? क्लास 11 लोकोमोशन एंड मूवमेंट के जॉइंट सेक्शन से ये मैच आया हुआ है। फाइब्रस जॉइंट जो है बच्चों, फाइब्रस जॉइंट वो जॉइंट होता है दैट डू नॉट अलाउ मूवमेंट। तो हमारी बॉडी में ऐसा कौन सा जॉइंट है जहाँ पे मूवमेंट नहीं होती यार? स्कल। तो फाइब्रस जॉइंट ऐसा जॉइंट है दैट डू नॉट अलाउ मूवमेंट, और कहाँ होता है? स्कल में। तो A का 3, A3। चलिए अपना मेथड अपनाते हैं बच्चों।
जहाँ ए का 3 होगा वही आंसर होगा, आप देख लीजिए। A4 ये नहीं हो सकता, A2 ये नहीं हो सकता, A1 ये नहीं हो सकता। आंसर तो हमें ऐसे ही पता लग गया कि आंसर हमारा 4 है, हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, पर फिर भी हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। कार्टिलेजिनस जॉइंट जो होते हैं बच्चों, ये बहुत ही स्लाइट मूवमेंट को शो करते हैं, पूरी इनके अंदर मूवमेंट्स होती नहीं है। और जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम में ये जॉइंट आपको देखने को मिलता है एडजेसेंट वर्टिब्रा में। तो यहाँ देख लीजिए बी का हो जाएगा आपका 1, राइट। हमारे ऑप्शंस भी चेक करते जाइएगा, A3 B1। नाउ हिंज जॉइंट बच्चों, हिंज जॉइंट जो होते हैं ये वो जॉइंट्स होते हैं दैट अलाउ दी मूवमेंट ओनली इन वन डायरेक्शन। जैसे कि हमारा नी जॉइंट होता है या हमारा एल्बो जॉइंट होता है, इसमें एक ही डायरेक्शन में हम अपने हाथ और पैरों को मूव कर सकते हैं। तो हिंज जॉइंट जो होता है वो कहाँ मिलेगा? नी में, और ऑब्वियस सी बात है वो लोकोमोशन में हेल्प करता ही है। तो सी के आगे आप लगाएंगे 4। देख रहे हैं हमारे ऑप्शंस बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हमारी एनसीईआरटी में कंप्लीटली मेंशन है दैट वी हैव 2 बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, जो कि हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है। एक कहाँ होता है बच्चों? पेक्टोरल गर्डल और आपके ह्यूमरस के बीच में, और दूसरा होता है पेल्विक गर्डल और फीमर के बीच में। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गर्डल का एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है। एंड इट इज अ रोटेशनल जॉइंट, क्योंकि हम अपना हाथ पूरा कंप्लीटली रोटेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर जॉइंट से। तो डी के आगे लगाएंगे 2, और आंसर तो हम अपना पहले ही मेंशन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन इस जगह से आया है, चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट। ये पूरा का पूरा जॉइंट सेक्शन है। यहाँ पे कंप्लीट आपको एग्जांपल्स, फाइब्रस जॉइंट में लोकेशन मूवमेंट होती है नहीं होती है, कौन लोकोमोशन में इन्वॉल्व होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। फिर से एक क्वेश्चन लोकोमोशन मूवमेंट देख सकते हैं आप। पहला दूसरा क्वेश्चन किससे आया है? ह्यूमन हेल्थ डिजीज से। थर्ड फोर्थ किससे आया? लोकोमोशन मूवमेंट से। चलो बच्चों डिस्कस करते हैं। आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो यहाँ समझने की बात क्या है बच्चों कि एक्चुअली में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते कौन से हैं। होता क्या है, हमारी बॉडी के पास ये कैपेसिटी होती है कि वो डिस्टिंग्विश कर सकती है बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। बट ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें बॉडी की ये कैपेसिटी खो जाती है और वो अपनी ही सेल्स को क्या करने लगती है? नुकसान पहुंचाने लगती है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। तो बच्चों ये क्वेश्चन ना कुछ स्पेशल बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन देखे हैं सारे एनसीईआरटी से आए हैं, आगे भी ऑलमोस्ट सारे ही एनसीईआरटी से। पर ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका ये ऑप्शन इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, पूरे ज़ूलॉजी सेक्शन में सिर्फ ये ऑप्शन है जो आउट ऑफ एनसीईआरटी है, बाकी सब आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। अब ये कहाँ पे मिलेगा आपको? तो देख सकते हैं जो डिसऑर्डर्स दिए गए हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे पूरा मेंशन है कि कौन सा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कौन सा नहीं है। जैसे मिस्थीनिया ग्रेविस यहाँ पे दिया है, तो मिस्थीनिया ग्रेविस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, राइट। यहाँ पे मेंशन है एनसीईआरटी में इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो कि आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो पहला तो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। दूसरा हो गया बच्चों र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस भी आपका क्या होता है? इट इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। होता क्या है, इसकी वजह से जॉइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। गाउट क्या है बच्चों? गाउट में भी इन्फ्लेमेशन होती है जॉइंट की, बट उसका रीजन अलग होता है। इसका रीजन क्या होता है? यहाँ पे यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स जमा हो जाते हैं एंड इज योर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी इज क्लियरली मेंशन हेयर कि यहाँ पे डीजेनरेशन हो रही है ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, यानी स्केलेटल मसल का डीजेनरेशन हो तो रहा है बट ड्यू टू जेनेटिक डिसऑर्डर, यहाँ कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर नहीं है, राइट। और बात करते हैं जो हमारा नया एक ऑप्शन ऐड हुआ है जो कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, SLE। तो यहाँ पे पूरा सिस्टमिक बेसिकली कुछ भी सिम्टम्स आ सकते हैं, आपकी ब्लड सेल्स, लिवर सेल्स, कुछ भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से इन्फेक्ट हो सकती हैं। तो यहाँ पे हम बच्चों मार्क कर लेते हैं, हमारा मिस्थीनिया ग्रेविस ऑटोनॉमिक डिसऑर्डर था, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, आपका र्यूमेटॉइड अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था, और आपका SLE ऑटो इम्यून डिसऑर्डर था। गाउट वाज जस्ट द इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट, और जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है इट वाज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ABE। तो ABE दैट इज ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, राइट। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, लोकोमोशन मूवमेंट के डिसऑर्डर्स वाले सेक्शन से। साथ ही साथ ये कॉन्सेप्ट मिक्स भी किया गया है आपके ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से, क्योंकि हम लोग ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के बारे में वहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ना बच्चों, इससे आसान क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता। आपसे पूछा क्या गया है, विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का कंपोनेंट कौन सा नहीं है? नाम से पता लग रहा है यूटेराइन फंडस, तो यूट्रस का कंपोनेंट है ना। और यहाँ पे हम डायग्राम में देख भी सकते हैं, क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डायग्राम बना भी हुआ है, जहाँ पे ये देखिए ये आपकी फेलोपियन ट्यूब्स है और इसके 3 पोर्शन है, इनफंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस, और यूटेराइन फंडस इज अ पार्ट ऑफ यूट्रस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों?
इस्थमस, एम्पुला, इनफंडिबुलम, ये सारे किसके पार्ट्स है? फेलोपियन ट्यूब के। बट जो यूटेराइन फंडस है वो किसका पार्ट है? यूट्रस का। तो आपका आंसर है 1, राइट। वेरी सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे पूछा है जो फ्लिपर्स होते हैं पेंगुइन के और डॉल्फिन के, ये किसके एग्जाम्पल है? अडेप्टिव रेडिएशन के, नेचुरल सिलेक्शन के, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन के? तो बच्चों ये क्वेश्चन कहाँ से आया? आपके क्लास 12th इवोल्यूशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। और अब यहाँ पे देखिए होता क्या है, अगर मैं बात करूं किसकी, पेंगुइन्स की, तो जो पेंगुइन्स के अंदर जो फ्लिपर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर अलग होता है किससे? डॉल्फिन से। तो जो डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स और जो पेंगुइन के फ्लिपर्स हैं, दोनों कैसे ऑर्गन हो गए बच्चों? जिनका स्ट्रक्चर अलग होता है उनको हम क्या बोलते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स। और एनालॉगस ऑर्गन्स कैसा इवोल्यूशन शो करते हैं बच्चों? क्योंकि ये दोनों सेम ही हैबिटेट में आके रहने लग गए, इसीलिए इन्होंने क्या शो किया बच्चों? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या शो किया? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। अब कन्वर्जेंट इवोल्यूशन कहाँ है देख लीजिए, वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सो अडेप्टिव रेडिएशन नहीं है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, दैट इज ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है, राइट। यहाँ पे देख लीजिए जहाँ पे हमने बात की है एनालॉगस होमोलॉगस स्ट्रक्चर की, एनसीईआरटी में वहीं से क्वेश्चन लिया हुआ है पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स के बारे में, यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली मेंशन, पेज नंबर 115 इवोल्यूशन, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से एक मैथ्स का क्वेश्चन है। बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस हैं, पर ये क्वेश्चन कहाँ से आए? ये आपका बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन आया बच्चों। चलो डिस्कस करेंगे इसको भी साथ साथ। अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन क्या है? तो जैसा कि हमें पता है जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स होते हैं, ठीक है, उनको हम यूज़ करते हैं कुछ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन करने के लिए, जिसमें से एक है आपका अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, जिसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट दी एम्फाइजिमा। तो एम्फाइजिमा को ट्रीट करने के लिए क्या यूज़ होता है? बेसिकली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन। तो आपका ए के लिए क्या आ गया बच्चों? 3। A3 होते ही आपके 2 ऑप्शन यहाँ से चले जाते हैं, पहला और चौथा, बचा सेकेंड और थर्ड, ठीक है। इसमें फाइट है, देखते हैं बच्चों। जो क्राई 1AB होता है इट इज फॉर कॉर्न बोरर, ठीक है। तो होता क्या है ये क्राई 1AB क्राई 1AC ये है क्या? तो जैसा कि हमें पता है जो बैसिलस थेरियोजेनेसिस है वो कुछ टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, और वो जो टॉक्सिन्स होते हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, राइट। तो जिसमें जो क्राई 1AB है इट इज फॉर कॉर्न बोरर, और जो क्राई 1AC है इट इज फॉर कॉटन बुलवॉर्म। बचा कि आपका एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी हम किसको देते हैं? एडीए डेफिशिएंसी। अब ये एडीए क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज की जो डेफिशिएंसी हो जाती है लोगों में, जैसे कि हमने एक केस भी पढ़ा था जीन थेरेपी का, 4 साल की लड़की में सबसे पहली बार जीन थेरेपी की गई थी, वो इसी केस को लेके थी क्योंकि उसकी बॉडी में एडीए की डेफिशिएंसी थी। तो आप या तो जीन थेरेपी कर सकते हैं या बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर सकते हैं बहुत इनिशियल स्टेज में, और कुछ पेशेंट्स में हम क्या करते हैं जिनके अंदर ये एडीए एंजाइम नहीं है फिर हम उनको देते हैं, ठीक है। तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी किसके लिए आ जाएगा बच्चों? D2। अब आप सेकंड और थर्ड में से देख लीजिए, A3 B4, तो B यहाँ पे 1 है, ये ऑप्शन भी गलत हो गया, B4 C1 D2, यानी यहाँ आपका ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। और देख सकते हैं बच्चों ये अलग अलग पोर्शन से उठा के ये मैच बनाया गया है, थोड़ी मेहनत इस क्वेश्चन में की गई है। तो यहाँ से जैसे ये पूरा का पूरा जीन थेरेपी का सेक्शन था, यहाँ ट्रांसजेनिक एनिमल से कौन कौन से बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स निकलते हैं उस सेक्शन में से ये क्वेश्चन लिया था, और ये बैसिलस थेरियोजेनेसिस वाले पोर्शन से, बीटी कॉटन वाले पोर्शन से ये क्वेश्चन मिक्सअप करके बनाया गया है, राइट। रेफरेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। नाउ अगेन फिर से एक क्वेश्चन आया है किसका? बायोटेक का। पैटर्न देख रहे हो आप, 2 क्वेश्चन एक चैप्टर के साथ साथ लगभग साथ साथ आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा डायग्राम एनसीईआरटी में दिया है। ये किसका डायग्राम है बच्चों? PBR 322 का, ठीक है। आपको पूछा गया है, यहाँ पे लेबल कर दिया एक X और एक Y। आपसे पूछा है कि आपको रोल बताना है X जीन का और Y जीन का। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि X जीन है क्या, Y जीन है क्या, क्योंकि ये डायग्राम एनसीईआरटी में मेंशन है और मेरे पास ये डायग्राम भी है, तो मैं लेके चलती हूँ आपको उसी स्लाइड पे। ये देखिए ORI और ROP, इसी को तो उन्होंने X और Y लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। ये क्या है मेरा? ORI, कौन सा? X, और Y क्या है मेरा? ROP। अब ये ORI और ROP होता क्या है बच्चों? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ORI इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉपी नंबर, ठीक है, जबकि जो ROP है ये ऐसे प्रोटीन्स बनाएगा जो कि रिस्पॉन्सिबल होंगे फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लाज्मिड।
तो बस आपको यही ऑप्शन में ढूंढना है। एक्स जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, नहीं, कोई एम्पेसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है ही नहीं यहाँ पे। एक्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉपी नंबर, बिल्कुल, ORI तो कॉपी नंबर को कंट्रोल करता ही है। और वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, तो यही तो मैंने बोला था कि जो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड है यही तो है आपका ROP, यही तो है आपका Y। तो ऑप्शन यहाँ पे सेकंड ही करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर किसी ने ये अच्छे से लेबल डायग्राम पढ़ा होगा तो उसको ये क्वेश्चन आता होगा। यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करने वाली है बच्चों, बीच में कुछ सालों में ना जो डायग्रामेटिक क्वेश्चंस थे वो हटा दिए गए थे, बट इस साल मैच दी फॉलोइंग सीक्वेंसिंग डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ज़्यादा डाले गए हैं, तो इस चीज़ पे भी आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, 2 असर्शन रीजन दिए हैं, देख लेते हैं। लिखा है ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग द इनिशियल पीरियड ऑफ इन्फेंट ग्रोथ इज रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स फॉर ब्रिंगिंग अ हेल्दी बेबी। तो ये तो बिल्कुल सही बात है कि जो भी अप्रॉक्सीमेटली अप टू 6 मंथ्स बोला ही जाता है ये कि जो बेबी है उसको ब्रेस्ट फीडिंग ही करानी है। क्यों, रीजन भी पढ़ लेते हैं। कोलेस्ट्रम, अब कोलेस्ट्रम क्या है बच्चों, जो इनिशियल स्टेजेस में जो मिल्क प्रोड्यूस होता है इन द फीमेल, दैट इज नोन एज कोलेस्ट्रम। उसके अंदर क्या होती हैं, बहुत सारी एंटीबॉडीज जो कि बच्चे के लिए बहुत नेसेसरी है टू डेवलप रेजिस्टेंस फॉर द न्यूबॉर्न बेबी, इसीलिए तो बोला जाता है ब्रेस्ट फीड कराने के लिए। तो यहाँ असर्शन रीजन करेक्ट है और रीजन एक्सप्लेन भी तो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, बोथ द असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। अभी क्लास 12 ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जहाँ पे आपका पार्चुरेशन और लैक्टेशन दिया है, उस पैराग्राफ में लास्ट, बिल्कुल लास्ट पैराग्राफ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, फिर से एक बायोटेक का क्वेश्चन आया और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमाफिशियन क्या है बच्चों, ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया है कुछ डाइकॉट प्लांट्स का जो कि ट्यूमर कॉज करता है। उसमें आपसे पूछ लिया कि ये TI प्लाज्मिड क्या है। ठीक है, अब ये TI प्लाज्मिड क्या है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर DNA है डाइकॉट प्लांट के पैथोजन के अंदर, जो क्या कॉज करता है, ट्यूमर। सो इट इज एन ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो यहाँ पे देख लीजिए, ट्यूमर इनहिबिटिंग प्लाज्मिड नहीं है, ट्यूमर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड नहीं है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, एंड टेम्परेचर इंडिपेंडेंट प्लाज्मिड तो बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। तो ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन बच्चों, आपके बायोटेक से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पे जहाँ पे वेक्टर्स की बात हुई है तो वहीं पे tDNA ट्यूमर इन सारी चीज़ों की बात कर रखी है। ठीक है, रेफरेंस है, आप इसको बिल्कुल नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन आया है फिर से मैच दी कॉलम का क्वेश्चन है और एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन है। प्लूरोब्रेकिया क्या है बच्चों, अगर हम एनिमल किंगडम के बारे में बात करें तो प्लूरोब्रेकिया होता क्या है, टीनोफोर्स में वन ऑफ द एग्जांपल इज प्लूरोब्रेकिया। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है बायोल्यूमिनेसेंस की, दे आर जनरली एक्सक्लूसिवली मरीन। ठीक है, तो प्लूरोब्रेकिया क्या है, बेसिकली इट इज अ टीनोफोरा। तो यहाँ देख लीजिए A का 2 जरा एक्सक्लूड कर लेते हैं अपना, ये तो हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता, A का 4 तो है ही नहीं, ना ये वाला हो सकता ना ये वाला हो सकता, हमारी फाइट है सेकंड और थर्ड के बीच में। रेड्यूला, रेड्यूला क्या होता है बच्चों, मोलस्का के अंदर अ फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन इज नोन एज रेड्यूला। तो B के आगे हम क्या लगाएंगे, 1। देख लीजिए, अब यहाँ से ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है, A2B1। अभी हमने पूरा सॉल्व भी नहीं किया है। सेकंड है C हमारा स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड किसके अंदर होता है, ऑब्वियस सी बात है हेमिकॉर्डेटा के अंदर। हेमिकॉर्डेट्स की जो बॉडी होती है प्रोबॉसिस, कॉलर, ट्रंक में डिवाइड होती है और उनके कॉलर के अंदर एक बेसिकली रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर होता है विच इज सिमिलर टू नोटोकॉर्ड, उसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा बच्चों, C का 4, राइट। और एयर ब्लैडर किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो टू प्रोवाइड बुयांसी, ये ऑस्टिक थाइज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ऑस्टिक थाइज आर बोनी फिशेस। ठीक है, तो D का हो जाएगा बेसिकली 3। देख लीजिए, वो तो 3 तो पहले एक्सक्लूड हो चुके हैं, बट हम मैच कर लेंगे। A का 2 है, B का 1 है, C का 4 है, D का 3 है, यानी हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस। ये अलग अलग हमारे फाइलम्स के उठा के वहां से क्वेश्चन लिए गए हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट से। तो आपको टीनोफोरा, हेमिकॉर्डेटा, मोलस्का, ऑस्टिक थाइज अगर ये अच्छे से पढ़ा होगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से निकल जाएगा। एनिमल किंगडम का ये क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट, आपको ये क्या है, ह्यूमन एवोल्यूशन दिखा रहा है और आपको क्या करना है, बेसिकली इसको सीक्वेंस में अरेंज करना है। सीक्वेंस में अरेंज करने का क्या मतलब है कि कौन
पहले आया कौन, बाद में आया। अब ये क्वेश्चन देखना कितना इजी है बच्चों, ये हिट एंड ट्रायल मेथड से ही हो जाएगा। हम सबको पता है हम कौन है, मोस्ट रिसेंट, और हमारा साइंटिफिक नेम हम लोग बोलते हैं, हम तो होमो सैपियंस है ना, तो हम होमो सैपियंस हैं, तो बी जो है वो तो सबसे लास्ट में आना ही आना है, तो ये वाला तो खत्म और ये वाला ऑप्शन भी खत्म। फाइट किसकी है, फोर्थ की और फर्स्ट की, है या नहीं है, ठीक है। दूसरी बात बच्चों, अगर हम इनमें से बात करें कि इनमें से सबसे पहले कौन आया, तो हमें पता है कि जो फर्स्ट ह्यूमन लाइक होमिनिड थे, कौन थे वो, होमो हैबिलिस। तो होमो हैबिलिस सबसे पहले आए थे, तो ये रहा आपका करेक्ट आंसर, होमो हैबिलिस आए। होमो हैबिलिस के बाद कौन आए, होमो इरेक्टस आए, फिर होमो नेंडरथैलेंसिस आए, देन हमारे होमो सैपियंस आए। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। और ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है बच्चों, क्लास 12th एवोल्यूशन, जहाँ पे ह्यूमन एवोल्यूशन की बात हुई है वहीं से ये क्वेश्चन लिया है। और ये क्वेश्चन इतना सिंपल है, सिर्फ आपसे सीक्वेंसिंग पूछिए कि पहले कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, फिर कौन था, ठीक है। तो इट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये क्वेश्चन आया आपके क्लास 11 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, भी बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। 4 आपको हार्मोन्स दे दिए और उनमें से पूछा है कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, वो आपको बताना है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरॉन और ग्लूकागॉन, टेस्टोस्टेरोन, तो इनमें से कौन सा स्टेरॉइड हार्मोन नहीं है, ऑब्वियस सी बात मुझे दिख रहा है, ग्लूकागॉन। कैसे, ग्लूकागॉन तो एक पेप्टाइड हार्मोन है, ग्लूकागॉन कैसा हार्मोन है, ग्लूकागॉन, इंसुलिन, ये तो सब प्रोटीन पेप्टाइड हार्मोन्स है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्लूकागॉन। और हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में एक पॉइंट्स लिखे हुए हैं कुछ, जैसे कि ये रहे, जिसमें पेप्टाइड हार्मोन्स के अंदर हमारा ग्लूकागॉन आ रहा है, बाकी जो भी ऑप्शंस है वो हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स में आ रहे हैं। तो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, केमिकल कंट्रोल इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन आया था। चलिए ये पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन, ठीक है, बट ये नीट के सिलेबस में ऑलरेडी है। आपसे पूछा है कि जो कॉकरोच है उसके दोनों सेक्सेस के अंदर एक जॉइंटेड फिलामेंट स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एनल सर्काई बोलते हैं, वो कौन से सेगमेंट में होता है। तो अगर हम बात करें बच्चों कॉकरोच की, तो हमें पता है कि वो इंसेक्टा को बिलोंग करता है और उसके पास जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। तो उनमें से जो एनल सर्काई होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपसे ये पूछा गया है। तो सबसे पहली बात तो इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी कि वो कौन से सेगमेंट में होता है, 10th सेगमेंट में होता है। जरा मैं आपको दिखा भी देती हूँ एनल सर्काई है कहाँ और कहाँ पे इसके बारे में मेंशन्ड है। ये देखिए बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम एनल सर्काई बोल रहे हैं, दोनों में होगा, मेल में भी होगा और फीमेल में भी होगा। वैसे तो जो मेल कॉकरोच और फीमेल कॉकरोच उन दोनों में डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसलिए हम उन दोनों को पहचान सकते हैं, बट जो एनल सर्काई है वो दोनों में है। और कहाँ पे प्रेजेंट है, इन बोथ दिस एक्सिस। जो 10th सेगमेंट है उसमें एक जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एनल सर्काई। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, राइट। चलिए अब आपसे पूछा है 4 ऑप्शंस में से इनमें से कौन हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करेगा। तो बच्चों हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम कहता क्या है कि जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट होता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ठीक है। तो वो कांस्टेंट जीन पूल की बात करता है। तो इनमें से आपको देखिए यहाँ कांस्टेंट जीन पूल खुद ही कैसे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि हार्डी वेनबर्ग तो बात ही कांस्टेंट जीन पूल की करता है ना। उसके लिए कौन कौन से फैक्टर हैं जो हार्डी वेनबर्ग को डिस्टर्ब कर सकते हैं, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब क्या कर सकते हैं, हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम को ही अफेक्ट करते हैं। बट जो कांस्टेंट जीन पूल होता है इसकी तो बात ही हार्डी वेनबर्ग इक्विलिब्रियम करता है। तो आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जहां हार्डी वेनबर्ग की बात हुई है बच्चों, वहीं से एक क्वेश्चन लिया गया है, ये भी एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है प्योर। देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ फैक्टर्स हैं जैसे जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन, ये आपके कांस्टेंट जीन पूल को डिस्टर्ब कर देंगे ना। तो यही तो वो फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो एवोल्यूशन से ये क्वेश्चन आया है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक मैच का क्वेश्चन आ गया, बट ये क्वेश्चन इस बार कहाँ से लिया गया है, आपके न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11 से, ठीक है। यहाँ पे बच्चों ब्रेन के कुछ पार्ट्स के बारे में बात की गई है और उसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात की गई है। सबसे पहले पॉन्स के बारे में अगर हम बात करें बच्चों, तो पॉन्स के पास कुछ फाइबर्स होते हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है, ए के लिए हम क्या लगाएंगे, कनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ द ब्रेन, राइट। तो ए के आगे हम क्या लगाएंगे बच्चों, 3। अब आप इसी से ही अपना मैच लगा सकते हैं, ए का 3, ये आपका नहीं ऑप्शन करेक्ट, ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये आपका ऑप्शन करेक्ट नहीं है। लगभग हमें पता ही लग गया हमारा आंसर क्या है, बट फिर भी हम लोग देख लेते हैं, डिस्कस कर लेंगे इसको थोड़ा सा। हाइपोथैलेमस के पास क्या होती हैं, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन सिक्रेट करती हैं। तो बी के आगे क्या लगाएंगे आप, 4।
देन मेड्यूला, तो मेड्यूला के अंदर सारे सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं, हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर, सीवीएस सेंटर, सारे सेंटर्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेड्यूला में। साथ ही साथ जो हमारी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती हैं वो भी कौन कंट्रोल करता है, मेड्यूला। तो सी के लिए क्या आ जाएगा आपका 2। एंड देन अगर हम बात करें बच्चों सेरेबेलम की, सो इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर हैंड ब्रेन, ठीक है, और ये क्या करता है, प्रोवाइड्स एडिशनल सरफेस एरिया फॉर मोर न्यूरॉन्स। और जिसके सेरेबेलम में प्रॉब्लम होती है बच्चों, उसके पोस्चर वगैरह में प्रॉब्लम आने लगती है, और ये क्वेश्चन बहुत फेमस हुआ करता था पहले। तो सेरेब्रम जो है बेसिकली क्या रेगुलेट करता है, किसी का भी पोस्चर और बैलेंस। तो यहाँ डी के आगे क्या आ जाएगा आपका सेकेंड, डी के आगे पोस्चर बैलेंस मतलब फर्स्ट। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। वैसे भी हमें पहले से पता था हमारा आंसर यही है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लिया है बच्चों, जहां हमारा सीएनएस डिस्कस हुआ है, ये पूरा एक ही पेज से क्वेश्चन पूरा का पूरा मैच बना हुआ है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से, राइट। चलिए फिर से एक क्वेश्चन आया है मैच वाला, बहुत सारे क्वेश्चन है, पर ये क्वेश्चन इस बार कहाँ से लिया गया है, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर है क्लास 12th का, वहाँ से लिया गया है। कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात की गई है, डिसऑर्डर के नाम दिए हैं और पूछा है कि कौन से क्रोमोसोम से ये रिलेटेड है। डाउन सिंड्रोम के बारे में अगर बच्चों बात करें, तो डाउन सिंड्रोम किसकी वजह से होता है, इट इज ड्यू टू द ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21, ठीक है। तो ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21 यानी 21 क्रोमोसोम में प्रॉब्लम हो जाती है। तो ए के आगे लगाएंगे आप 3। देख लीजिए आपका आंसर यहाँ से साफ पता लग गया, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। आगे देख लेते हैं अल्फा थैलेसीमिया बच्चों। अल्फा थैलेसीमिया इज ड्यू टू दी डिफेक्ट इन 2 लिंक्ड जीन्स, ठीक है, जो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16। तो यहाँ पे बी के आगे हम क्या लगाएंगे 4th, ठीक है। बीटा थैलेसीमिया जो होता है इट इज ड्यू टू द डिफेक्ट इन अ सिंगल जीन दैट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। तो सी के लिए हम क्या लगाएंगे 1। और जो हमारा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम होता है उसमें क्या होता है, हमारा जो जीनोटाइप होता है ऐसे पेशेंट का वो क्या हो जाता है XXY, इट इज ड्यू टू एडिशनल X क्रोमोसोम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा D2। 3 ऑप्शन वैसे भी हम एक्सक्लूड कर चुके हैं, बट इससे हम अपने ऑप्शंस को मैच कर लेंगे। A3 है, A3 है, B4 है, उधर B4 है, C1 है, इधर C1 है, D2 है, इधर D2 है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर है, राइट। तो अलग अलग डिसऑर्डर से क्वेश्चन लिए गए हैं, यहाँ पे कुछ क्लिपिंग्स हैं, थैलेसीमिया, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि कौन से क्रोमोसोम की वजह से कौन सा डिसऑर्डर होता है, राइट। चलिए नाउ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या दिया हुआ है बच्चों, एक डीएनए की टेम्पलेट दी हुई है 3 प्राइम से 5 प्राइम, ठीक है, और आपसे पूछा है कि बेसिकली आरएनए पॉलीमरेज का प्रोडक्ट क्या होगा, और आपके पास ये 4 ऑप्शन है। यहाँ अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो बच्चों आपको 2 कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं वो, कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जब भी डीएनए को ट्रांसक्राइब करेगा तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम के डायरेक्शन में करेगा, पहला कॉन्सेप्ट ये। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या आपको पता होना चाहिए कि जो आरएनए होती है उस पर थायमिन नहीं होता है, उस पर क्या होता है बच्चों, थायमिन जो है वो किससे रिप्लेस कर दोगे आप, यूरासिल से। और तीसरा एक और कॉन्सेप्ट जो आपको पता होना चाहिए बच्चों, कि हमारा जनरली आरएनए में ए जो है वो बॉन्ड बनाएगा यू के साथ, और जी जो है वो बॉन्ड बनाएगा सी के साथ। अगर इतनी चीज़ें आपको पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। कैसे, अब इस क्वेश्चन को हम बच्चों सॉल्व करके चलते हैं, ठीक है। एक एक ऑप्शन का करके चलेंगे बच्चों। 3 प्राइम है ये, 5 प्राइम है ये, तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस डायरेक्शन में ट्रांसक्राइब करेगा, करेगा या नहीं करेगा, तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बी लाइक दिस ओनली, राइट। आप देखो टी की जगह सामने क्या आता है, टी के सामने क्या आ जाता है बच्चों, ए आएगा, है ना, टी के सामने ए आएगा, बट हम आरएनए में क्या नहीं लगाते, टी नहीं लगाते, ठीक है। तो यहाँ टी के सामने तो ए आ जाएगा, लेकिन ए के सामने टी नहीं आएगा, यू आ जाएगा। सी के सामने जी आता है, ए के सामने टी नहीं आएगा, यू आ जाएगा। टी के सामने ए आता है, 2 जी हैं, 2 सी आ गए, 1 सी है, 1 जी आ गया, 3 ए है, 3 यू आ गया, 1 टी है, 1 ए आ गया, 1 ए है, 1 यू आ गया, 1 टी, 1 ए, 2 सी, 2 जी, 1 ए, 1 यू, 2 टी, 2 ए, 1 सी, 1 जी, ए और यू, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। बट फिर भी दूसरा देख लेते हैं, बाकी करेक्ट क्यों नहीं है या कहाँ किसी में गड़बड़ी आ रही है। टी के सामने ए आता है, ए के सामने यू आता है, सी के सामने जी आता है, ए के सामने यू आता है, टी के सामने ए आता है, बट जी के सामने तो बच्चों सी आना चाहिए ना,
तो यहाँ से ये आपका गलत हो गया। चलो बाकी भी देख लेते हैं। ए आ गया, ए के सामने यू है, सी के सामने जी है, ए के सामने फिर से यू आ गया, टी के सामने ए आ गया, जी के सामने सी आ गया, जी के सामने सी आ गया, सी के सामने जी आ गया, ए के बाद यू 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 आ गया, फिर टी के बाद ए आ गया, ए के बाद यू आ गया, टी के बाद ए आ गया, सी के बाद जी आ गया, सी के बाद जी आ गया, ए के बाद बच्चों यहाँ पे यू आना चाहिए था, यानी ये ऑप्शन यहाँ से आपका गलत हो जाता है। आपको सारा सॉल्व करके देखना पड़ेगा, वैसे तो फर्स्ट ही करेक्ट है, लास्ट और देख लेते हैं बच्चों। टी ए टी तो होता ही नहीं है बच्चों, ये तो यहीं से गलत हो गया। जब भी हम mRNA की बात करते हैं तो mRNA में मैंने क्या बताया कि आपको टी को रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, यू से। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट है बच्चों वो पूरा पूरा आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड था, तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे असर्शन रीजन दिया है, असर्शन में लिखा है FSH। FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल एंड लेडिक सेल्स इन मेल। तो जरा इसको देख लेते हैं क्या ये सही लिखा है या नहीं लिखा है। अब इधर देखिए बच्चों, अगर हम बात करें किसकी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो ये जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, मैं फीमेल्स की अगर बात करूं तो फीमेल्स में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है किस पे एक्ट करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स पे, और उन ओवेरियन फॉलिकल्स से क्या रिलीज कराता है, आपका ईस्ट्रोजन। ओवेरियन फॉलिकल्स पे काम करेगा और क्या रिलीज कराएगा, ईस्ट्रोजन, राइट। लेकिन यही फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अगर मैं किसकी बात कर रही हूँ बच्चों, मेल की, तो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करता है, सर्टोली सेल्स पे, ठीक है। और क्या रिलीज कराता है, कुछ फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, स्पर्मियोजेनेसिस के लिए। तो मेल में ये काम है, फीमेल में ये काम है। अब असर्शन जरा दोबारा पढ़ते हैं बच्चों, क्या लिखा है, FSH एक्ट्स अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल। तो FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल्स इन फीमेल, तो यहाँ तक तो सही बात है, ठीक। एंड लेडिक सेल्स इन मेल, तो FSH लेडिक सेल्स पे नहीं, कौन सी सेल्स पे काम कर रहा है, सर्टोली सेल्स पे। तो यहाँ आपका जो असर्शन है वो तो गलत है, ठीक। रीजन पे आता है, लिखा है ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट ईस्ट्रोजन इन फीमेल। तो ग्रोइंग ओवेरियन फॉलिकल्स ये सिक्रीट कर रही हैं ईस्ट्रोजन फीमेल में, जबकि जो इंटरस्टिशियल सेल्स है वो एंड्रोजन सिक्रीट कर रही है मेल में। अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स कैसे सिक्रीट कर रही है बच्चों, ये देखो, हमारा एक और हार्मोन होता है जिसको हम बोलते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये किस पे एक्ट करता है, लेडिक सेल्स पे या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स पे, किसमें, मेल में। और वो क्या रिलीज कराता है, मेल एंड्रोजन। ये जो लेडिक सेल है इसी को हम इंटरस्टिशियल सेल्स भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दोबारा से पढ़िए, कि जो हमारा बेसिकली एंड्रोजन है वो कहाँ से सिक्रीट हो रहा है, इंटरस्टिशियल सेल से। मैंने बोला ना लेडिक सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, और वो एंड्रोजन सिक्रीट कर रही हैं। तो रीजन आपका करेक्ट है और असर्शन आपका गलत है। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए, रीजन इज ट्रू, असर्शन इज फॉल्स, यानी कि ऑप्शन 4 आपका यहाँ करेक्ट आंसर है। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये इस क्वेश्चन का रेफरेंस क्या है, एक बार रेफरेंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन से लिया हुआ है। साथ ही अगर किसी ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आपका गेमेटोजेनेसिस पढ़ा होगा तो वो क्वेश्चन यहाँ से भी आराम से कर सकता है। मतलब दोनों जगह पे सेम ही बात लिखी हुई है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें क्या लिखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल और ट्रेडिशनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो इनमें से कौन सा नेचुरल मेथड नहीं है, हमें ये बताना बच्चों। कोइटस इंटरप्टस, ये तो हमारा नेचुरल मेथड है। इसमें क्या करता है, जो मेल पार्टनर होता है वो अपना पीनिस को विड्रॉ कर लेगा बिफोर इजैक्यूलेशन, तो इट इज़ अ वेरी नेचुरल मेथड, तो वो तो नेचुरल मेथड है। पीरियोडिक एब्स्टिनेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जो फीमेल होती है वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को रीड करके जो कपल्स होंगे वो एब्सटेन करेंगे फ्रॉम द कोइटस फ्रॉम डे 10 to 17, क्योंकि ये एक फर्टाइल विंडो है। तो ये भी क्या है आपका, एक नेचुरल मेथड है। लैक्टेशनल एमेनोरिया, एमेनोरिया का क्या मतलब होता है बच्चों, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो लैक्टेशनल का क्या मतलब होता है, जब फीमेल जो होती है उस फेज में होती है ऑफ इंटेंस लैक्टेशन, तब उसको क्या नहीं हो रही होती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं हो रही होती है। तो इट इज ऑल्सो अ नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जबकि अगर हम बात करें बच्चों वॉल्ट्स की, तो वॉल्ट्स कैसा मेथड है, इट इज अ बैरियर मेथड, ठीक है, इट इज नॉट अ नेचुरल मेथड। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 4th। कहाँ से आया है ये क्वेश्चन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के जो कॉन्ट्रासेप्शंस के बारे में जहाँ पे बात की गई है, यहाँ से ये क्वेश्चन को लिया गया है। आप रेफरेंस को नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और क्वेश्चन बच्चों सेम चैप्टर से आया है,
उसी सेक्शन से आया है जहाँ से पिछला क्वेश्चन था। और यहाँ पे किसके बारे में बात की गई है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में बात की गई है। इट इज़ वन ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड विच इज वाइडली एक्सेप्टेड बाय द इंडियन फीमेल्स। ठीक है, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी बच्चों, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सा है इनमें से, जो नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इट इज लिप्स लूप। कौन सा है, लिप्स लूप। तो ए के आगे लगा लीजिए आप 1 2 3 लिप्स लूप। ठीक है, ए के आगे 3 लगाते ही आपके 2 ऑप्शन तो बच्चों यहाँ से गए। ठीक है, अब बचा आपका फर्स्ट एंड फोर्थ, कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। तो कॉपर कौन कौन सी आईयूडी रिलीज करती हैं, कॉपर टी, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये 3 एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी में गिवन है। तो कॉपर रिलीजिंग आईयूडी सी के आगे आप लगाएंगे 1, राइट, सी के आगे लगाएंगे 1। तो देख लीजिए कॉपर रिलीजिंग आईयूडी, सॉरी बी है ना ये, तो बी के आगे लगाएंगे 1। अब आप देख लीजिए आपको आपका करेक्ट आंसर यहाँ से ही मिल चुका है, क्योंकि बी का 3 तो है ही नहीं। ठीक है, नहीं अभी हमारी फाइट सेम है, हमारा 1 और 4 था ना, तो अब हम सी पे जाते हैं बच्चों, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी। हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी इज योर LNG20। तो यानी आपका सी का क्या हो जाएगा बच्चों 4, राइट। और इम्प्लांट्स, इम्प्लांट्स किसके बने होते हैं बच्चों, जो केमिकल्स होते हैं हमारे, बेसिकली जो हमारे हार्मोन्स होते हैं उसी से सिंथेसाइज करके हम कुछ केमिकल्स बनाते हैं, लाइक ईस्ट्रोजन हो गया या प्रोजेस्टेरॉन के कॉम्बिनेशन के साथ। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन देंगे या फिर प्रोजेस्टेरॉन अलोन। ठीक है, तो इम्प्लांट्स में क्या आ जाएगा आंसर आपका D2, राइट। A3B1C4D2, A3B1C4D2 आपका ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट आंसर है। तो सेम सेक्शन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव हेल्थ जहाँ पे कॉन्ट्रासेप्शन की बात हो रही है, वहीं से इस क्वेश्चन को लिया गया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एनिमल किंगडम। तो देख लेते हैं बच्चों जरा ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से लिया गया है, कि किसके पास सीलोम है, ट्रू सीलोम नहीं है, या सीलोम ही नहीं है, यानी सीलोम वाले सेक्शन से क्वेश्चन लिया गया है। तो एनालिड्स क्या ट्रू सीलोमेट्स होते हैं, जो आपके पोरीफेरा हैं दे आर स्यूडोसिलोमेट, एस्केलमिंथस एसिलोमेट, प्लेटीहेलमिंथस स्यूडोसिलोमेट। तो कुछ आपको स्टेटमेंट्स दी हैं और आपको फिर करेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनमें से सही स्टेटमेंट कौन सी लिखी है। इसके लिए बच्चों मैं जरा एक यहाँ पे चीज़ लिख देती हूँ, लाइक देखो मैं सारे फाइलम को सीरीज में लिख रही हूँ। सबसे पहले हम कौन सा पढ़ते हैं बच्चों, पोरीफेरा। पोरीफेरा के बाद हम कौन सा, टीनोफोरा। सॉरी, पोरीफेरा के बाद हम पढ़ते हैं सीलेंट्रेटा, देन टीनोफोरा। टीनोफोरा के बाद हम क्या पढ़ते हैं, प्लेटीहेलमिंथस, देन एस्केलमिंथस एंड देन एनालिड्स। पढ़ते तो हम इनसे आगे भी हैं पर हम उसकी बात नहीं कर रहे क्योंकि हमारे क्वेश्चन में इतनी ही बात हो रखी है। ठीक है बच्चों, अब मैं बात करूं तो पोरीफेरा से प्लेटीहेलमिंथस तक जितने भी फाइलम्स हैं ये कैसे होते हैं, दे ऑल आर ए सीलोमेट्स। तो इनके पास किसी के पास भी सीलोम नहीं होती, सो दे आर ए सीलोमेट। मैं इधर लिख देती हूँ क्योंकि उधर जगह नहीं है, सो दे आर ए सीलोमेट्स, राइट। अब अगर मैं बात करूं बच्चों एस्केलमिंथस की, तो एस्केलमिंथस के पास कैसी सीलम आती है, स्यूडोसीलम। तो ये कैसा है, स्यूडोसीलोमेट। और जो एनालिड्स होते हैं दे हैव ट्रू सीलोम, तो ये सीलोमेट्स होते हैं। ठीक है, अब हम इनको ढूंढते हैं। एनालिड्स के पास ट्रू सीलम है, बिल्कुल है, तो ये बात तो सही हो गई। पोरीफेरेंस आर स्यूडोसीलोमेट, तो पोरीफेरेंस तो एसिलोमेट है, तो ये वाली बात गलत हो गई। ठीक है, नेक्स्ट एस्केलमिंथस आर एसिलोमेट, तो एस्केलमिंथस एसिलोमेट थोड़ी है, वो तो स्यूडोसिलोमेट है, तो ये वाली बात भी गलत हो गई। नेक्स्ट लिखा है प्लेटीहेलमिंथस आर स्यूडोसिलोमेट, तो बच्चों प्लेटीहेलमिंथस भी एसिलोमेट होते हैं, ये बात भी गलत हो गई। आपसे पूछा है इनमें से कौन सी सही बात है, तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा बच्चों, ए, सेकेंड। ठीक है, सिर्फ जो आपकी ए स्टेटमेंट है वो ही ठीक है। अब ये देख लीजिए जो क्वेश्चन आया है कहाँ से आया है, एनिमल किंगडम में जो सीलम सेक्शन है यहाँ पे कंप्लीट मेंशन है, स्यूडोसिलोमेट कौन होते हैं, एसिलोमेट कौन होते हैं, ट्रूसिलोमेट कौन होते हैं। तो जिसने ये पढ़ा होगा उसने क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आया है आपका ओल्ड एनसीईआरटी से, राइट। तो इसको डिस्कस करते हैं। मस्कुलर टिश्यू दिया हुआ है यहाँ पे। अब इधर देखिए बच्चों, पहले तो हम पहचानेंगे कि कौन कौन सा मस्कुलर टिश्यू है। इसको मैंने ए लिख दिया, इसको मैंने बी लिख दिया, इसको मैंने सी लिख दिया। यहाँ स्ट्राइशन दिख रही है, यहाँ स्ट्राइशन दिख रही है, बीच में कोई स्ट्राइशन नहीं दिख रही। तो बीच में तो मेरे को कंफर्म हो गया कि जो स्पिंडल शेप वाला है ये तो मेरी स्मूथ मसल है, राइट।
अब बात किसकी है, ए की और सी की। तो अगर मैं ए के बारे में बात करूं तो बच्चों स्ट्राइशंस दिख रही है, साथ ही साथ जो न्यूक्लियस है वो मुझे पेरीफ्री पे दिख रहा है, बंडल में प्रेजेंट है और ब्रांच नहीं है, और ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स किसके हैं, स्केलेटल मसल के। तो ए मेरी कौन सी मसल है बच्चों, स्केलेटल मसल, राइट। और ये जो है, जो ब्रांच्ड है, ये कौन सी है, इंटरकैलेटेड डिस्क भी आपको दिखाई दे रही है ना यहाँ पे कुछ इस तरीके से। तो ये कौन सी मसल है मेरी, कार्डियक मसल। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया कि ए मेरी स्केलेटल मसल है, बी मेरी स्मूथ मसल है, सी मेरी कार्डियक मसल है। तो देखो पहले हम मैच कर लेते हैं, ए स्मूथ मसल नहीं है तो ये ऑप्शन भी नहीं है, ए स्केलेटल मसल है, बी स्मूथ मसल है, सी कार्डियक मसल है, ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो सकता है क्योंकि मैंने अभी मसल्स को आइडेंटिफाई किया, उनकी लोकेशन के बारे में बात नहीं की। सेकंड बच्चों, ए मेरी स्केलेटल मसल है, बी मेरी स्मूथ मसल है, स्मूथ मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होती इसलिए हम उसको इनवॉलेंट्री भी बोलते हैं, तो ठीक है यहाँ तक। और सी तो स्मूथ मसल नहीं है बच्चों, सी तो मेरी कार्डियक मसल है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत, ये वाला ऑप्शन भी गलत। डी पे आ जाओ, ए इनवॉलेंट्री, हमारी जो ए दैट इज स्केलेटल मसल वो हमारे कंट्रोल में होती है क्योंकि वो स्केलेटल मसल से अटैच होती है और हम अपनी विल के अकॉर्डिंग उसको मूव कॉन्ट्रैक्ट करा सकते हैं, तो ये इनवॉलेंट्री तो बिल्कुल नहीं होती, यानी कि ये वाला भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। अब हम इसकी लोकेशन से एक बार इसको कंफर्म कर लेंगे। स्केलेटल मसल ट्राइसेप्स में होती है, बिल्कुल, जो भी आपके स्केलेटल मसल्स हैं लाइक बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, हैमस्ट्रिंग, सब में स्केलेटल मसल होगी। स्मूथ मसल्स कहाँ होगी, जितने भी विसरल ऑर्गन्स होते हैं, स्टमक इंक्लूडेड, तो यहाँ पे भी आपकी स्मूथ मसल्स होती है। और कार्डियक मसल तो आपको हार्ट और केवल हार्ट में ही मिलती है, तो ये जो ऑप्शन है आपका सेकेंड, ये करेक्ट है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों अपडेटेड एनसीईआरटी से नहीं है, ठीक है। तो ओल्ड एनसीईआरटी में आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा और उसी के नीचे कंटेंट प्रॉपर लिखा हुआ है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, जो भी पूरा कंडक्टिंग सिस्टम है हार्ट का, तो जो हमारा हार्ट वाला चैप्टर है वहीं से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन से ये आया है। आपको क्या बताना है बच्चों, ये भी एक नए पैटर्न का क्वेश्चन है कि हाँ आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है फ्लो को, ठीक है। आपको क्या पूछा है कि स्टेजेस बतानी है कि किस तरीके से कंडक्शन हो रहा है। तो सभी को पता है कि जो SA नोड होता है वो पेस मेकर होता है और इम्पल्स को वो ही जनरेट करता है। तो इनमें से सबसे पहले इम्पल्स कहाँ जनरेट होगी बच्चों, SA नोड में, तो ई से तो आपका ऑप्शन स्टार्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया। आप फर्स्ट और फोर में से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट बच्चों, जब भी ऐसे नोड से सिग्नल जनरेट होता है तो वो कहाँ जाता है, AV नोड तक जाता है ना, ऐसे नोड से AV नोड तक जाता है सबसे पहले। तो ऐसे नोड हो गया हमारा E, AV नोड है हमारा C, यानी E के बाद जो सिग्नल है वो कहाँ जाएगा, C के पास। तो यहीं से ही आपको ना आपका आंसर भी मिल चुका है इतने में ही कि हमारा ऐसे नोड से AV नोड तक जाएगा। उसके बाद AV बंडल्स होते हैं यहाँ पे, तो AV बंडल्स किस में दिए हुए हैं, A में। उसके बाद वो बंडल जो है कुछ इस तरीके से ब्रांच हो जाते हैं, देन आपका D आ जाएगा, बंडल ब्रांचेस, दैट इज D। और उसके बाद इन ब्रांचेस से छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पुरकेंजी फाइबर्स, दैट इज B। तो ECADB इज योर करेक्ट आंसर, ECADB इज योर करेक्ट आंसर। और ये NCERT का ही क्वेश्चन है, कहाँ दिया है, यहाँ दिया है पेज नंबर 199, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में देखोगे तो पूरी की पूरी बात करी हुई है, ठीक है। AV नोड, SC नोड सबके बारे में बताया गया है, जहाँ पे आपको आपके ऐसे नोड के बारे में भी बताया है कि वो मैक्सिमम कितनी इंपल्सेस को जनरेट कर देता है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया बच्चों क्लास 11 बायोमोलिक्यूल से, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन और बहुत ईजी क्वेश्चन है। लाइपेज के बारे में हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं बच्चों, लाइपेज किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट को। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा, ईस्टर बॉन्ड तोड़ेगा। तो A के आगे लगाइए 2 और जरा अपना आंसर ढूंढने की कोशिश कीजिए, जो कि आपको मिल भी गया। A के आगे 4 नहीं है, A के आगे 3 नहीं है, A के आगे 4 नहीं है, A के आगे 2। हमारा आंसर ये बन रहा है पर हम आगे भी चेक करेंगे। न्यूक्लियस किसको तोड़ेगा बच्चों, जो हमारे न्यूक्लियस किसको तोड़ता है, जैसे हमारा DNA है, RNA है, उनके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस है ये किसको तोड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को। तो B के आगे क्या लगाएंगे हम, 4, ठीक है। तो A2B4। अब प्रोटीएज के बारे में बात करें तो ये प्रोटीएज किसको तोड़ता है बच्चों, जो हमारे पेप्टाइड बॉन्ड्स होते हैं प्रोटीन्स के बीच में, अमाइनो एसिड्स के बीच में जो बॉन्ड्स होते हैं, प्रोटीएज उसको तोड़ता है। तो C के आगे आप लगाएंगे 1। एंड देन अमाइलेज, अमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड्स के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है बच्चों, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे किसको तोड़ेगा, ये D3 को,
राइट, 2 4 1 3, 2 4 1 3, सी आपका करेक्ट आंसर है। यानी कि आपको अगर एक भी इनमें से आता है, स्पेशली फर्स्ट वाला ही, तो ये आपको आपका आंसर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया है बच्चों? रेफरेंस दिया गया है एनसीईआरटी बायोमोलिक्यूल पेज नंबर 117 से। राइट, चलिए, ये क्वेश्चन क्लास 11th सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ उस चैप्टर से आया है। ठीक है, एक्सोनीम क्या होता है बच्चों? अगर हम सीलिया और फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें तब हमें पता लगेगा कि उनका जो कोर होता है वो किसका बना होता है? कुछ माइक्रोट्यूब्यूल्स के स्टैंड का बना होता है, जो किस कैसा बना रहे होते हैं? स्ट्रक्चर एक्सोनीम। ठीक है, तो उसके कोर को हम बोलते हैं एक्सोनीम। तो ए के आगे लगाइए 2, और ए के आगे 2 लगाते ही आपके ये ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन भी गया। ठीक है, नेक्स्ट, कार्टव्हील पैटर्न किस में देखने को मिलता है? ऑब्वियस सी बात है, सेंट्रियोल में देखने को मिलता है। तो कार्टव्हील पैटर्न कंप्लीटली आपकी एनसीईआरटी बेस्ड है। बी के आगे लगाएंगे 1, A2 B1, क्रिस्टा बच्चों, क्रिस्टा क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में जो अंदर वाली मेम्ब्रेन होती है फोल्डेड, ये इसको हम क्या बोलते हैं? क्रिस्टा। तो क्रिस्टा इज रिलेटेड टू माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपका सी के आगे लगाएंगे 4, राइट। और सैटेलाइट, सैटेलाइट इज डीएनए एंड योर क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। तो यहाँ डी के आगे लग जाएगा 3। ढूंढ लीजिए, A2 B1 C4 D3, आपका ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राइट, कहाँ से आया ये क्वेश्चन? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। राइट, चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी ये जो क्वेश्चन है ये भी आपका कहाँ से आया है? सेल साइकिल एंड डिवीजन से आया है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? प्रोफेज 1 की कुछ स्टेजेस दिए हैं और कौन कौन से इवेंट्स होते हैं वो दिए गए हैं। डाइकाइनेसिस के बारे में अगर हम बात करें तो बच्चों, प्रोफेज 1 का जो लास्ट स्टेज होती है दैट इज डाइकाइनेसिस। और इसमें क्या हो जाता है? जो भी आपका कायस्मेटा है उसकी टर्मिनलाइजेशन हो जाती है, मतलब पूरा का पूरा कंप्लीट टर्मिनलाइज होने लगता है वो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, लिखा है कंप्लीशन ऑफ टर्मिनलाइजेशन ऑफ कायस्मेटा। तो ये ए का हो गया हमारा 2। अब बच्चों A2 हो गया है और हमारा इसी से ही हमें आंसर भी पता लग गया है। ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, A4 लिखा हुआ है। A1 लिखा है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। A4 लिखा है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमें यहीं से पता लग गया हमारा आंसर ये है। पर अपना आंसर लगाने से पहले हम इसको एक बार और कंफर्म करेंगे। ठीक है, पैकेटीन, पैकेटीन के अंदर बच्चों एक बहुत ही ज़्यादा स्पेशल इवेंट होता है। कौन सा इवेंट होता है? कि आपको रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, पैकेटीन के आगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, तो B4, राइट। चलिए, नाउ जाइगोटीन, जाइगोटीन के अंदर क्या होता है बच्चों? साइनोप्टेनिमल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ लिखा है? सी के आगे लगाएंगे 1। एंड लेप्टोटीन, लेप्टोटीन के आगे क्या होता है? कि जो आपके बेसिकली जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे दिखते हैं? अभी फाइन थ्रेड्स की तरह दिख रहे हैं। तो क्रोमोसोम लुक लाइक थिन थ्रेड्स। तो आपका डी का हो जाएगा 3। A2 B4 C1 D3, चेक करिए, A2 B4 C1 D3, यही तो आंसर है आपका। कहाँ से आया है? ये प्रोफेज 1 से क्वेश्चन आया है, सेल साइकिल एंड डिवीजन से। राइट, ये पूरा पैराग्राफ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से ये क्वेश्चन आया है बच्चों, और आपसे पूछा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन अगर हमें बनाना है तो उसके लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सी है? तो मैं यहाँ पे कुछ कंडीशंस लिखती हूँ बच्चों। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन मुझे एल्वियोलाई में बनाना है तो उसके लिए हमारी फेवरेबल कंडीशन क्या है? कि जो पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का वो हाई होना चाहिए, जो पार्शियल प्रेशर है कार्बन डाइऑक्साइड का वो लो होना चाहिए, लो टेम्परेचर होना चाहिए, राइट। और लो ही हमारा क्या होना चाहिए बच्चों? H आयन। ठीक है, तो ये कंडीशंस है जिसकी वजह से क्या बन जाता है? हमारा ऑक्सी हीमोग्लोबिन एल्वियोलाई में बन जाता है। अब आपसे पूछा गया है कि कंडीशंस कौन कौन सी हैं, तो ढूंढ लीजिए। हाई PO2, हाई PO2 है। हाई PCO2, बिल्कुल भी नहीं, PCO2 लो होना चाहिए, गलत हो गया। ठीक है, हाई PO2, हाई PO2 है। लेसर H आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो लो H आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो ये तो सही लग रहा है, बट फिर भी हम पूरा पढ़ेंगे। लो PCO2, लो PCO2 है। हाई H आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो लो होनी चाहिए, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। लो PCO2, तो लो PCO2 बिल्कुल है। हाई टेम्परेचर, तो बच्चों टेम्परेचर भी लो होना चाहिए, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। कहाँ से आया ये क्वेश्चन? जो आपका एक कर्व दिया गया है दैट इज सिग्मोइड कर्व, वहाँ से ये क्वेश्चन आपका आया है। जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है, इस पैराग्राफ से क्वेश्चन आया है। ठीक है, रेफरेंस दिया हुआ है बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से एक मैच का क्वेश्चन आया है और एनिमल किंगडम से ये क्वेश्चन आया है। यहाँ पे आपको साइंटिफिक नेम दिए हैं और यहाँ पे आपको कुछ कॉमन नेम दिए हैं। टेरोफाइलम बच्चों, टेरोफाइलम किसको बोलते हैं? यहाँ पे एंजल फिश का कॉमन नेम, सॉरी टेरोफाइलम का कॉमन नेम क्या है? एंजल फिश। तो ए के आगे लगाइए 3। मिक्सिन क्या बोलते हैं उसको? हैग फिश। तो बी 1, प्रिस्टिस सॉ फिश, सी 2 और एक्सोसीटस फ्लाइंग फिश। ठीक है, तो डी के आगे क्या लगाएंगे आप? 4। ढूंढ लीजिए 3 1 2 4, 3 1 2 4, यानी कि आपका ऑप्शन सेकंड यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो देख लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन भी एनसीईआरटी बेस्ड है। यहाँ पे आपको सारे साइंटिफिक नेम के बराबर में, जैसे एक्सोसीटस पूछा है, फ्लाइंग फिश हो गया, आपसे क्या पूछा था? प्रिस्टिस पूछा है, सॉ फिश हो गया, आपसे मिक्सिन पूछा है, हैग फिश हो गया। तो ये सारे कॉमन नेम आपको एनसीईआरटी में एग्जाम्पल्स के साथ दिए हुए हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। ये क्वेश्चन कहाँ से आया बच्चों? फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से क्वेश्चन है। बहुत आसान ये क्वेश्चन है। कैसे? टाइफॉइड, टाइफॉइड किससे कॉज होता है पूछा गया है? फंगस, नेमाटोड, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया। तो सिंपल सी बात है, जो टाइफॉइड होता है इट इज ड्यू टू दी अगर हम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर का इंटेक कर लेते हैं विच इज कंटामिनेटेड बाय साल्मोनेला टाइफाई, जो कि एक बैक्टीरिया है, तो हमें टाइफॉइड हो जाएगा। सो टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए A4, राइट। लगाते हैं अपना एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यहाँ पे हमें तो आंसर वैसे ही पता लग गया बच्चों, ए का 1 नहीं है, ए का 3 नहीं है, ए का 2 नहीं है, आंसर हमारा ये होने वाला है। ठीक है, पर फिर भी हम देखते हैं बच्चों, लिशमैनियासिस। तो लिशमैनिया क्या है? इट इज अ प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ है, तो यहाँ पे बी के आगे लगाइए 3। रिंगवॉर्म, रिंगवॉर्म किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ अ फंगस, किसी भी जीनस की, एपिडर्मोफाइटन, ट्राइकोफाइटन, ठीक है, इन सारी जीनस की फंगस से हमें रिंगवॉर्म हो जाता है। तो सी के आगे क्या लगाएंगे हम? 1। एंड फिलेरियासिस, फिलेरियासिस किसकी वजह से होता है बच्चों? फिलेरियासिस और एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय अ नेमाटोड, क्या नाम है उसका? वुचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। तो डी के आगे आप क्या लगाएंगे बच्चों? सेकंड। ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। तो 4, बी का 3, सी का 1, डी का 2, आंसर क्या है हमारा? सेकंड। तो ये क्वेश्चन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के मल्टीपल डिजीजेस से लेकर बनाया गया है, राइट। तो आप रेफरेंस के लिए देख सकते हैं, लाइक लिखा है ट्राइकोफाइटन, एपिडर्मोफाइटन, इनसे रिंगवॉर्म होता है। एलिफेंटियासिस या फिलेरियासिस एक वॉर्म से होता है, नेमाटोड से होता है। और साल्मोनेला टाइफाई जो है इट इज अ बैक्टीरिया दैट कॉजेज टाइफॉइड। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो किससे आया है? बायोटेक्नोलॉजी से। तो यहाँ आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछे हैं, तो पहले इसको मार्क कर लेते हैं, इनकरेक्ट पूछा है। अब किसके बारे में इनकरेक्ट पूछी है बात? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बायोरिएक्टर की बात हो रही है। तो बायोरिएक्टर क्या होते हैं बच्चों? वो लार्ज वेजल्स होते हैं जिसमें हम लोग बैक्टीरिया को कल्चर करते हैं ताकि हमें हमारा प्रोडक्ट मिल सके। तो देख लेते हैं, क्योंकि हमें अपना जो कल्चर है उसको इस तरीके से बेसिकली कल्चर करना है कि हम वहाँ से अपना मैक्सिमम प्रोडक्ट निकाल सके, तो इसीलिए बायोरिएक्टर में हम उनकी ज़रूरत की सारी चीज़ें देते हैं। सबसे पहले यहाँ लिखा है अ बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ एंड कंडीशन टू अचीविंग द मैक्सिमम प्रोडक्ट। यही तो हमारी चाहत है, तो इसको हम यस कर देंगे। मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप। मेंशन्ड है एनसीईआरटी की प्योर लाइन है ये, कि आपका सबसे ज़्यादा यूज होने वाला, सबसे कॉमनली यूज होने वाला जो बायोरिएक्टर है वो कौन सा है? स्टीयरिंग टाइप है। ये भी ठीक है। बायोरिएक्टर आर यूज टू प्रोड्यूस स्मॉल स्केल बैक्टीरिया कल्चर्स। नहीं, हमें तो लार्ज स्केल पे बैक्टीरिया को उगाना होता है, उन्हें कल्चर करना होता है, इसीलिए हम बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं। तो ये लाइन तो बच्चों इनकरेक्ट हो गई है। नेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं कि जो बायोरिएक्टर होता है उनके अंदर एक एजिटेटर सिस्टम होता है और ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, फोम कंट्रोल सिस्टम होता है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हम लोगों को ऑप्टिमम चीज़ें सारी बैक्टीरिया को देनी पड़ेंगी ताकि वहाँ से हम मैक्सिमम प्रोडक्ट को ले सकें। तो यहाँ आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है ना बच्चों, तो सी यानी कि थर्ड आपका करेक्ट आंसर है। जैसे कि ये क्वेश्चन यहाँ से आया है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखिए, और यहाँ पे लिखा भी है द मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टीयरिंग टाइप। और यहाँ पे देखिए फोम कंट्रोल सिस्टम, एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स यहाँ पे कंप्लीटली मेंशन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों, 2 स्टेटमेंट दिए हैं, ठीक है। कौन सी सही है कौन सी गलत है इसके बारे में हमें यहाँ डिस्कस करना है। क्वेश्चन है ये आपका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड एलिमिनेशन से। यहाँ लिखा है इन द नेफ्रॉन द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली इज इम्परमिएबल टू वाटर एंड परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। तो चलो बच्चों जरा देख लेते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं। ये है मेरी एफरेंट आर्टरियोल, ये है मेरी इफरेंट आर्टरियोल, ये है मेरा ग्लोमेरुलस,
ठीक है, ग्लोमेरुलस से जो भी ब्लड आ रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे मेरे पास है बोमेंस कैप्सूल, आगे बोमेंस कैप्सूल बना रहा है पीसीटी, एंड देन हमारे पास लूप ऑफ हेनली होता है, देन वी हैव डीसीटी, राइट, और उसके बाद हमारे पास क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है, राइट। ये तो हमारा एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है। अब बात हो रही है बच्चों डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली की, यानी हम इस पोर्शन के बारे में बात कर रहे हैं, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली। अब होता क्या है बच्चों, जो भी हमारा ब्लड यहाँ से फिल्टर होके जाता है और ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट यहाँ जाता है, तो जैसे वो डिसेंडिंग लिम्ब में एंटर करता है तो डिसेंडिंग लिम्ब में उस फिल्ट्रेट में से क्या निकलना स्टार्ट हो जाता है बच्चों, वाटर। तो जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है इट इज परमिएबल टू वाटर बट इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट। पर यहाँ पे ये बात बच्चों उल्टी लिखी हुई है, ठीक है, इट इज परमिएबल टू वाटर होना चाहिए था, इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए था, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो गई है। सेकंड बात क्या लिखी है, द प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय सिंपल कॉलमनर ब्रश बॉर्डेड एपिथेलियम एंड इंक्रीजेस द सरफेस एरिया फॉर रीएब्जॉर्प्शन। चलो अब देखते हैं इसको, यहाँ पे जो भी हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है बच्चों ये है हमारा पीसीटी, ठीक है, और हमें पता है कि लगभग मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सॉल्ट का, वाटर का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का, सब किस में हो जाता है, पीसीटी में हो जाता है। तो पीसीटी के पास कैसी एपिथेलियम होनी चाहिए, ब्रश बॉर्डर्ड होनी चाहिए, पर यहाँ पे क्यूबॉइडल ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियम होती है बच्चों, कॉलमनर नहीं होती, यहाँ कैसी होती है, क्यूबॉइडल। तो यानी ये स्टेटमेंट भी गलत है और ये स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। तो देख लीजिए ऑप्शन 2 यहाँ आपका करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया है बच्चों, ये जहाँ पे आपको फंक्शंस लिखा है ट्यूब्यूल्स का, तो यही बताया गया है कि जो पीसीटी है इसमें सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होती है और हेनलीज लूप के अंदर जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो क्या होता है, इट इज परमिएबल टू वाटर एंड इम्परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, राइट। तो दोनों स्टेटमेंट लास्ट क्वेश्चन की गलत थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपसे पूछा गया है, दो स्टेटमेंट दी हैं, ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन आया है, पूछा है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। बिल्कुल सही बात है, इट इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। स्टेटमेंट 2 बोल रही है द हाइमन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरकोर्स ओनली। तो ये ओनली की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, बिकॉज इट कैन बी प्रेजेंट रह सकती है आफ्टर कोइटस, हो सकता है ड्यू टू विग्रस एक्सरसाइज और वॉट एवर रीजन, या वेजाइनल टैम्पॉन की वजह से भी वो रप्चर हो जाए या वो टॉर्न हो जाए, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ इस रीजन से गलत हो जाती है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन 3 यहाँ करेक्ट आंसर है। कहाँ से लिया ये क्वेश्चन बच्चों, जहाँ आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा का पूरा इलाबोरेट किया गया है, उसी के जस्ट लास्ट पैराग्राफ में जहाँ एक्सटर्नल जेनेटिलिया के बाद में कंप्लीट नोट दिया है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन आया है, राइट। चलिए आप देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहाँ से बना है, ये जो हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये जो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वहाँ से ये क्वेश्चन बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी को आपको मैच करना है। किसे मैच करना है, यहाँ पे ये देखिए एक्सपिरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, कोई भी जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो कितनी एयर को एक्सपायर कर सकता है, यानी बाहर की तरफ छोड़ सकता है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस उसकी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसी को तो हम बोलेंगे उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज ऑप्शन 2। सो ए के आगे आप क्या लगाएंगे, 2, ठीक है। अब आप देख सकते हैं ए के आगे 2 लगाते ही आपका ये गलत और ये गलत, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होता है कि आपने क्या कर दिया, एक्सपायर कर दिया, उसके बाद आपके लंग्स में कितनी एयर बची हुई है, दैट इज द फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो वो क्या हो जाएगी बच्चों, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो कि आप और एक्सपायर कर सकते हो फोर्सफुली, और रेसिडुअल वॉल्यूम जो कि हमेशा लंग्स में बची रहती है। तो बी के आगे क्या लगाएंगे आप, 4। सो बी के आगे आप क्या लगाएंगे, 4। तो A2B4, A2B4 से हमें हमारा आंसर लगभग मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, आप फोर्सफुली एक्सपायर करने के बाद कितना इंस्पायर कर सकते हैं, सो दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी। इट इज द एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, यानी कि आपने एक बार फोर्सफुली एक्सपायर किया, फोर्सफुली कितना इंस्पायर करोगे। तो सी के आगे क्या लगाएंगे हम, 1। एंड लास्ट इज योर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कि आप कितना फोर्सफुली इंस्पायर कर सकते हो। तो जो टाइडल वॉल्यूम आप नॉर्मली इंस्पायर कर सकते हो प्लस आपकी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका डी का 3,
राइट, A2B4C1D3, A2B4C1D3 आपका ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट आंसर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। देख लीजिए, ये पूरा का पूरा जहाँ कैपेसिटी एंड वॉल्यूम्स डिस्कस है, ये क्वेश्चन वहीं से आया, फॉर्मूलाज भी दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेल डिवीजन से एक क्वेश्चन, और बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। क्या बोला है, आपको इनको सीक्वेंस में सिर्फ अरेंज करना है कि पहली स्टेज कौन सी होती है, दूसरी स्टेज कौन सी होती है, बस। तो हमें सबसे पहले पता ही है कि हमारी सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है बच्चों। सबसे पहले G1 फेज आता है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे गैप 1। उसके बाद क्या होता है, DNA एंड ऑल, ये सारी चीज़ें रेप्लिकेट होती हैं। कौन से फेज में होती है बच्चों, S फेज में। फिर S फेज के बाद कौन सा फेज आता है आपका, G2 फेज। और G2 फेज के बाद क्या हो जाती है आपकी, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस। राइट, और कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या होता है, जब आपका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है उसके बाद क्या होता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, देन साइटोकाइनेसिस। राइट, तो गैप 1, एस फेज, G2, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख लेते हैं गैप 1 कौन से नंबर पे है, E, एस फेज यानी सिंथेटिक फेज C, गैप 2 A, कैरियोकाइनेसिस D, एंड साइटोकाइनेसिस इज योर B। तो आपका जो करेक्ट सीक्वेंस है, इट इज ECADB, ECADB, दैट इज ऑप्शन 4, ECADB। ठीक है, सेल साइकिल एंड डिवीजन का ये क्वेश्चन है। ओके, चलिए बच्चों, नेक्स्ट फिर से सेल यूनिट से ही एक क्वेश्चन और आया है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे दो स्टेटमेंट दी गई हैं, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात की गई है कि क्या उन दोनों के पास डबल मेम्ब्रेन होती है। तो बच्चों, अगर हम पूरी सेल के बारे में बात करें तो न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये 3 ऐसे ऑर्गेनल हैं जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो कैसी है आपकी, सही है। सेकेंड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज रिलेटिवली लेस परमिएबल एज कंपेयर टू क्लोरोप्लास्ट। तो ये बात तो बिल्कुल गलत हो गई बच्चों। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है एंड सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो देख लीजिए, फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी आपका ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। राइट, तो कहाँ से आया ये क्वेश्चन बच्चों, जहाँ पे सारे सेल ऑर्गेनल्स डिस्कस है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से। चलिए बच्चों, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 37। तो ये क्वेश्चन कहाँ से आया, एवोल्यूशन से ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है, आपको कुछ एरा दिए हैं और पूछा है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस एरा के अंदर आया था। बात अगर हम करें बच्चों मीसोजोइक एरा की, इनमें से देखो प्रोटेरोजोइक एरा जो है ना वो सबसे पुराना एरा है। तो जो हमारे लोअर इन्वर्टिब्रेट्स थे वो इसी में आए थे, तो मैं सबसे पहले मेंशन कर देती हूँ B1। दूसरा, ये जो सीनोजोइक एरा है, इस सीनोजोइक एरा में मैमल्स आए थे, तो C का है हमारा 4। तो B1 और C4 ये हो गया हमारा कंफर्म। देन अगर बच्चों मैं बात करूं मीसोजोइक एरा की, तो मीसोजोइक एरा में जो बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स थे वो आए थे। तो A के आगे क्या लग जाएगा, 3, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, और बच क्या गया D वॉज पेलियोजोइक एरा, और पेलियोजोइक एरा के अंदर कौन आए थे बच्चों, फिशेस एंड एम्फीबियंस। ठीक है, तो D2। तो ढूंढ लीजिए A3, B1, C4, D2, ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग सकता है बच्चों को, राइट, एवोल्यूशन चैप्टर से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इकोलॉजी का क्वेश्चन आया है, 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। पहली स्टेटमेंट बोलती है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, ये बता रही है कि वो प्रिंसिपल क्या कहता है, closely related species competing for different resources cannot exist indefinitely। बच्चों, जो गॉस ने अपना कॉम्पिटिटिव प्रिंसिपल दिया था वो उसने ऐसी स्पीशीज पे दिया था जो कि सेम रिसोर्स के लिए लड़ रही थी। अगर किसी के रिसोर्सेज ही अलग अलग होंगे तो कंपटीशन तो होगा ही नहीं ना। तो जो गॉस ने प्रिंसिपल दिया था वो सेम रिसोर्स के लिए दिया था, डिफरेंट रिसोर्सेज के लिए दिया ही नहीं था। ठीक है, और किसी के अगर रिसोर्सेज डिफरेंस है तो फिर कॉम्पिटिशन तो कोई है ही नहीं। ठीक है, तो स्टेटमेंट फर्स्ट तो आपकी गलत हो गई है। सेकंड पे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द गॉस प्रिंसिपल ड्यूरिंग कंपटीशन, यानी कंपटीशन के दौरान जो इंफीरियर स्पीशीज होती है वो एलिमिनेट हो जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, अगर कंपटीशन हो रहा है, एक आपके पास सुपीरियर स्पीशीज है, एक आपके पास इंफीरियर स्पीशीज है, तो सुपीरियर स्पीशीज जो है वो सारे रिसोर्सेज को बेटर ऑक्यूपाई करेगी और जो इंफीरियर स्पीशीज है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये तब होगा जब आपके पास रिसोर्स लिमिटिंग होनी चाहिए, तभी तो कंपटीशन होगा। अगर आपके पास इनडेफिनाइट रिसोर्सेज है तो कंपटीशन की बात ही नहीं है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। तो यहाँ पे देख लीजिए, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। ठीक
ठीक है, तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। इकोलॉजी के गॉस कंपटीशन से ही ये क्वेश्चन आया है, यहाँ पे आप रेफरेंस देख सकते हैं ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन से, राइट। चलिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स से आया है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। ये पुरानी क्लासेस की नॉलेज से भी किया जा सकता है, जैसा कि हम क्लास 9th में भी पढ़ते हैं। यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कौन सी होती है? गॉबलेट सेल्स, जो कि क्या सिक्रीट करती हैं? म्यूकस, राइट। तो ए गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, तो ए के आगे क्या लगाएंगे आप? 3। और बच्चों ए के आगे 3 लगाते ही आपको आपका आंसर भी मिल गया। A2 है ही नहीं, A4 है नहीं, A2 नहीं है, 3 ऑप्शन आपका करेक्ट बनने जा रहा है। बट हम आगे भी देखेंगे। जो कंपाउंड एपिथेलियम में बच्चों कहाँ पे मिलती है? तो हमने पढ़ा है कि जो हमारा मॉइस्ट सरफेस होता है बकल कैविटी का, वहाँ क्या मिलती है आपको? कंपाउंड एपिथेलियम, ठीक है। तो बी के आगे क्या लगा देंगे? 4। नेक्स्ट है आपका मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम। तो मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहाँ मिलती है आपको? सलाइवरी ग्लैंड्स में, है ना। वहाँ पे क्या बना रही है? वो सलाइवा बना रही है। तो सी के आगे क्या लगाएंगे आप? 1। एंड बात आती है एंडोक्राइन ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। सो ऑब्वियस सी बात है, नाम से पता लग रहा है। पेनक्रियास वैसे भी हमारा हेट्रोक्राइन ग्लैंड होता है, इट हैज बोथ द एक्सो एंड एंडो पार्ट। तो जो एंडोक्राइन एपिथेलियम है वो आपको कहाँ मिलेगी? पेनक्रियास में। सो D2। तो जो ऑप्शन हमने सेलेक्ट किया था उसमें अपने आंसर्स देख लेते हैं। A3, B4, C1, D2, यानी कि ऑप्शन 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइट। चलिए बच्चों, पुरानी एनसीईआरटी से क्वेश्चन है। ओके, ये क्वेश्चन आया है कॉकरोच का और बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं आपको पिक्चर में भी दिखा दूंगी। लिखा है द स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड। तो जो कॉकरोच खाना खाता है वो कहाँ स्टोर होता है? उसकी क्रॉप में। क्रॉप क्या होती है अभी हम बात करेंगे, या मैं दिखा भी देती हूँ आपको। तो लाइक इधर देखिए, ये तो क्रॉप, जो भी आपका कॉकरोच उसने खाना खाया वो खाना यहाँ पे स्टोर होता है क्रॉप में। उसके बाद गिजार्ड में जो खाना होता है वो चर्न होता है। और आपका ये हिपैटिक सीके, 6 से 8 लगभग ये हिपैटिक सीके होते हैं, या गैस्ट्रिक सीके भी इनको बोलते हैं। और ये कहाँ होते हैं? फोरगट और मिडगट के बीच में। साथ ही साथ ये मिडगट है, ये हाइंडगट है, और इन दोनों के बीच में क्या है? आपको ये 100 से 150 मालपिगियन ट्यूब्यूल्स मिल जाएंगी। और इतने कॉन्सेप्ट से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। पूछा है यहाँ स्ट्रक्चर यूज फॉर स्टोरिंग फूड, मैंने अभी बताया क्रॉप। सो A4, राइट। नेक्स्ट पूछा है रिंग ऑफ 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट। तो अभी बताया था मैंने, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स फोरगट और मिडगट के बीच में, हिपैटिक सीके, गैस्ट्रिक सीके। तो यहाँ बी के आगे क्या लगाएंगे आप? 2, राइट। रिंग ऑफ 100 से 150 येलो कलर्ड थिन फिलामेंट मिडगट हिंडगट के जंक्शन पे क्या बोला था मैंने? मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। सी के आगे लगाएंगे आप 3। एंड डी द स्ट्रक्चर फॉर ग्राइंडिंग द फूड, ग्राइंडिंग के लिए गिजार्ड। तो डी के आगे क्या लगाएंगे? 1, राइट। A4, B2, C3, D1, A4, B2, C3, D1 आपका ऑप्शन फर्स्ट ही यहाँ पे सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी थ्योरी भी दे रखी है बच्चों, और यहाँ पे वैसे ये डायग्राम से भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये है हमारा जो एक्सक्रीशन वाला चैप्टर है, उससे एक क्वेश्चन आया है क्लास 11 से। जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में पूछा है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। तो बच्चों जो सही स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स आर लोकेटेड इन द कॉलम्स ऑफ बर्टिनी। renal corpuscle of juxta medullary nephron lie on the outer portion of the renal medulla. Loop of Henle of juxta medullary nephron runs deep into the medulla, या फिर juxta medullary nephron outnumber the cortical nephron। अब मेरी बात सुनो बच्चों, मैं यहाँ एक किडनी का डायग्राम बनाती हूँ छोटा सा, ठीक। मैं यहाँ पे कुछ रीनल पिरामिड्स भी बना रही हूँ। अब जैसा कि हमें पता है कि किडनी का बाहर वाला पार्ट होता है कॉर्टेक्स और अंदर वाला होता है मेडुला। और यहाँ इस क्वेश्चन में बात हो रही है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में। तो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन के बारे में अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो उसकी ये है एफरेंट आर्ट्रियोल, यहाँ पे उसका जो भी ग्लोमेरुलस है ये हो गई इसकी इफरेंट आर्ट्रियोल, ये है उसका बोमेंस कैप्सूल, यही उसका पीसीटी आता है, और जो उसका डीसीटी होता है इट गोज डीप इनटू द मेडुला, फिर इसका डीसीटी है एंड देन कलेक्टिंग डक्ट। तो एफरेंट आर्ट्रियोल, ग्लोमेरुलस, इफरेंट आर्ट्रियोल, बोमेंस कैप्सूल, पीसीटी,
लूप ऑफ हेनली डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट। तो एक चीज आप नोटिस करो कि जो आपकी जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स होती हैं उसकी जो लूप ऑफ हेनली है इट रन्स डीप इनटू द मेडुला। और आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो यहाँ पे देखो कि जो आपका रीनल कॉर्प्यूसल है, रीनल कॉर्प्यूसल क्या होता है, ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। तो ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल ये तो कॉर्टेक्स के रीजन में, इट इज इन द आउटर पोर्शन, जबकि जो आपकी लूप ऑफ हेनली है वो कहाँ आ रही है, इट इज रनिंग डीप इनटू द मेडुला। तो यहाँ पे देख लो क्या क्या लिखा हुआ है, juxtamedullary nephron are located in the columns of Bertini, गलत। renal corpuscle of juxtamedullary nephron lies on the outer portion of the renal medulla, ये बात भी लगभग सही है। लूप ऑफ हेनली रन्स डीप इनटू द मेडुला, ये बात भी लगभग सही है। juxtamedullary नेफ्रॉन आउट नंबर दी कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ऐसा नहीं है बच्चों, जो मेडुलरी नेफ्रॉन होती है लगभग 15% होती है। अब अगर मैं इसकी भी बात करूं बच्चों तो होता क्या है, जो रीनल कॉर्प्यूसेल होती है, कुछ रीनल कॉर्प्यूसेल जो होंगी वो आपको बाहर की तरफ कॉर्टेक्स में भी मिलेंगी और कुछ मेडुला में भी मिलेंगी, बट सभी का जो लूप ऑफ हेनली है वो कहाँ जाएगा, डीप इनटू द मेडुला। तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है दैट इज दी ऑप्शन 3, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, राइट। कहाँ से आया ये क्वेश्चन, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, जहाँ पे बात की गई है किसके बारे में, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जुक्स्टामेडुलर नेफ्रॉन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस से मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, चलो इसको भी डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चों, आरएनए पॉलीमरेज 3, आरएनए पॉलीमरेज 3 किसको ट्रांसक्राइब करता है, इनमें से एसएनआरएनए और टीआरएनए को, ठीक है। तो जो हमारा आरएनए पॉलीमरेज 3 है किसको ट्रांसक्राइब कर रहा है, एसएनआरएनए और आपका टीआरएनए यानी 4 को। तो ए के आगे आपने क्या लगाया, 4, राइट। नेक्स्ट है टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो जैसे कि इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर था, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर है, तो रो फैक्टर कहाँ है, यहाँ बी के आगे लगाएंगे 3, राइट। नेक्स्ट इज द स्प्लाइसिंग ऑफ एक्सॉन, कौन करता है ये काम, एस एन आर एन पीज। तो जो हमारी एस एन आर एन पीज होती हैं ये स्प्लाइसिंग का काम करती हैं, एक्सॉन्स को हटा देंगे और इंट्रॉन्स के बीच में से, राइट। तो सी के आगे क्या लगाएंगे आप, 1। एंड टाटा बॉक्स क्या है, टाटा बॉक्स इट इज द प्रमोटर रीजन, राइट, है ना। तो डी के आगे क्या लगाएंगे, 2। तो A4B3C1D2, A4B3C1D2 आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। और कहाँ से आया है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन है बच्चों, ये मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, पेज नंबर 94-95, राइट। चलिए नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका न्यूरल कंट्रोल से आया है और इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, 2 स्टेटमेंट दी है। पहली स्टेटमेंट बोल रही है द सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर कनेक्टेड बाय अ नर्व ट्रैक्ट नोन एज कॉर्पस कैलोसम। तो अगर हम बात करें अपने ब्रेन के बारे में, सो वी हैव 2 सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स, और इनको अगर मैं सेपरेट करके ऐसे देखूं तो आपको अंदर क्या दिखेंगे, इसमें नर्व फाइबर के ट्रैक्ट्स दिखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, कॉर्पस कैलोसम। तो पहली चीज तो बिल्कुल ठीक लिखी है। सेकेंड में क्या लिखा है, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ मेडुला ऑब्लंगेटा, पॉन्स एंड सेरेब्रम। बच्चों सेरेब्रम कब से, इट इज अ पार्ट ऑफ 4 ब्रेन, ये कब से आने लग गया आपके ब्रेन स्टेम में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाती है, राइट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। तो देख लीजिए स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, यानी यहाँ पे आपको जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट आंसर हो जाता है, राइट। कहाँ से आया है बच्चों ये वाला क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम दिस पोर्शन, 4 ब्रेन मिड ब्रेन की जहाँ पे बात हुई है, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 11th, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो दोनों तरीके से, आपने अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा है तो भी हो जाएगा और केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन से भी हो जाएगा। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। ये क्या स्टिमुलेट करता है, रिलीज ऑफ गोनाडोट्रोफिन। हमारी बॉडी में 2 गोनाडोट्रोफिन है, LH FSH। LH तो A अपने आप क्या हो गया, FSH, देखते जाइएगा, सेकेंड ऑप्शन गया, फोर्थ ऑप्शन गया, बचा क्या, फर्स्ट और थर्ड, क्योंकि आपका A क्या होना चाहिए, FSH। नाउ इधर मेल की बात हो रही है, ठीक है, दोनों जगह मेल की ही बात हो रही है। तो LH किस पे एक्ट करता है बच्चों, लेडिक सेल्स पे, और क्या सिक्रीट कराता है इंटरस्टिशियल सेल से, एंड्रोजन, यानी बी क्या होनी चाहिए आपकी, लेडिंग सेल। और यहाँ क्या लिखा है, सर्टोली सेल। तो आंसर आपका लगभग दिख रहा है आपको। चलो इधर भी आ जाओ, यहाँ पे हमने क्या बताया, FSH। FSH किस पे काम करता है, सर्टोली सेल्स पे, और कुछ ऐसे फैक्टर को रिलीज कराता है जो क्या कराता है, स्पर्मियोजेनेसिस। तो अब मैं सारी चीजें यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ बच्चों, हमें पता लग गया कि लगभग हमारा आंसर ये होने वाला है, पर मैं यहाँ सारी चीजें नोट डाउन करती हूँ बच्चों। GnRH दैट इज योर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन,
दो गोनाडोट्रोफिन्स हैं, LH और दूसरा है FSH। LH किस पे काम करता है? लेडिक सेल्स पे, और क्या रिलीज कराता है? एंड्रोजन, राइट। FSH किस पे एक्ट करता है? आपकी सर्टोली सेल्स पे, और क्या रिलीज कराता है? ऐसे फैक्टर्स जो किसमें हेल्प करते हैं बच्चों? स्पर्मियोजेनेसिस में। किसमें हेल्प करते हैं? स्पर्मियोजेनेसिस में। तो अब देख लेते हैं हम ABCDE सबको जो भी है हम अपना आराम से मेंशन कर लेते हैं। तो FSH हमारा A है, LH लेडिक सेल हमारा B है, सर्टोली सेल्स हमारा C है, और स्पर्मियोजेनेसिस हमारा D है। तो FSH लेडिक सेल, सर्टोली सेल, स्पर्मियोजेनेसिस हमारा ऑप्शन 1 यहाँ से करेक्ट आंसर है। ठीक है बच्चों, रेफरेंस देख लो एक बार। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन आया, जहाँ पे गैमेटोजेनेसिस का जिक्र है तो वहाँ से क्वेश्चन आपका हो जाएगा, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये जेनेटिक्स से ये क्वेश्चन आया है, राइट। थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है? एबीओ ब्लड ग्रुपिंग पे ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा है फादर इज बी पॉजिटिव, तो फादर का इन्होंने क्या ग्रुप दे दिया? फादर का ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। मदर इज ए पॉजिटिव, और मदर कैसी है बच्चों? ए पॉजिटिव, राइट। और बच्चा कैसा है? ओ पॉजिटिव, ठीक है। चाइल्ड कैसा है? ओ पॉजिटिव। तो अब पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आप इसको तो भूल ही जाओ, RH फैक्टर को। अब हम बात करते हैं RH उसकी एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की। बच्चों देखो, फादर बी पॉजिटिव है, मदर ए पॉजिटिव है, तब भी बच्चा अगर ओ आ रहा है, ओ कब आएगा? जब ये वाली कंडीशन होगी आई। और आई कंडीशन कब होगी? जब एक आई इधर से आया होगा और एक आई इधर से आया होगा। इसका मतलब फादर का जीनोटाइप क्या होगा बच्चों? IBI, और मदर का क्या होगा? IAI। तभी तो एक आई इधर से और एक आई इधर से, और बच्चे का कैसा बन जाएगा? II। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा जीनोटाइप हो सकता है? तो फादर का होना चाहिए IBI, मदर का होना चाहिए IAI, और बच्चे का होना चाहिए II। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। IBI भी होगा तो बच्चों बच्चे का II हो नहीं सकता, ये गलत। IAI भी बच्चे का I नहीं हो सकता, गलत। ये भी कंडीशन नहीं हो सकती और ये भी कंडीशन नहीं हो सकती। बच्चे का अगर ये जीनोटाइप होगा तो उसका तो ब्लड ग्रुप ही A भी हो जाएगा ना। तो सिर्फ आपकी स्टेटमेंट A जो है यहाँ पे करेक्ट है, यानी आपका ऑप्शन A1, ठीक। कहाँ से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते थे? तो बच्चों एक टेबल दी हुई है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग की, और वैसे एक ब्लड ग्रुपिंग की टेबल हमारी जो बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन है वहाँ पे भी दी हुई है, बट जो कॉन्सेप्ट्स होता है क्रॉसिंग वगैरह उसको हम जेनेटिक में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब इस क्वेश्चन में भी दो स्टेटमेंट दी हैं। पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है? बोन मैरो इज द मेन लिम्फॉइड ऑर्गन। सही बात है, जहाँ पे जितनी भी ब्लड सेल्स होती हैं इंक्लूडिंग लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस। तो हमें पता है कि जो बोन मैरो है अडल्ट में, इट इज द साइट जहाँ पे क्या बनती है? सभी ब्लड सेल्स बनती हैं। स्टेटमेंट 2 क्या लिख रही है? बोथ बोन मैरो एंड थाइमस प्रोवाइड माइक्रो एनवायरनमेंट फॉर द डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स। तो अब इस चीज को समझो बच्चों, पहली स्टेटमेंट तो एकदम करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि जो हमारी टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो बनती तो बोन मैरो में ही है, लेकिन मेच्योर होने के लिए कहाँ आ जाती हैं? थाइमस में। तभी तो उनका नाम टी लिम्फोसाइट है, टी स्टैंड्स फॉर थाइमस। तो पहली दूसरी स्टेटमेंट दोनों एकदम सही है। सो बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, यानी आपका ऑप्शन 1 वाला करेक्ट आंसर है, राइट। और ये कहाँ से आया क्वेश्चन? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस से। बच्चों आप नोटिस नहीं कर रहे क्या? इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इस बार, देखा होगा आपने। तो जहाँ पे भी लिम्फॉइड ऑर्गन्स का डिस्कशन हुआ है वहां से ये क्वेश्चन लिया गया है, राइट। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन आपका बायोमोलिक्यूल से आया है, क्लास 11th, ठीक है। और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? एंजाइम और सबस्ट्रेट के बारे में बात हो रही है। सीक्वेंस बताना है आपको कि क्या होता है, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो सबस्ट्रेट किससे बाइंड करेगा? एंजाइम की एक्टिव साइट से। तो देख लीजिए सबसे पहले वाला स्टेप कौन सा होगा? ई। तो ई में ही देख लीजिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ये या तो ये दो तो हमने ऑप्शन ही एक्सक्लूड कर दिए, ठीक है। जब आपका सबस्ट्रेट एक्टिव साइट से बाइंड हो जाएगा एंजाइम की, तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो इसके बाद क्या बन जाएगा बच्चों? एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, यानी ई के बाद क्या आ जाएगा? ए। यहाँ से आपने ये वाला ऑप्शन भी एक्सक्लूड कर दिया। अब इसको हम चेक कर लेते हैं बच्चों, ठीक है।
आपका एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया, उसके बाद लिखा है जो केमिकल बॉन्ड से सबस्ट्रेट की ऑब्वियस सी बात है वो ब्रोक होंगे और आपका नया प्रोडक्ट बनेगा, और प्रोडक्ट बनने के बाद वो प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा और उसके बाद एंजाइम वापस से खाली हो जाएगा, और वो जो एंजाइम है इट विल बी रेडी टू बाइंड विद द अनदर सबस्ट्रेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका EADCB, दैट इज योर फर्स्ट ऑप्शन। राइट, कहाँ से क्वेश्चन आया है ये, जहाँ पे एंजाइम्स की बात की गई है आपके बायोमोलिक्यूल्स से। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, ECG का क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा ही आता है ये क्वेश्चन हर साल लगभग। अब यहाँ पे कुछ वेव्स दी है, P वेव, QRS, T वेव, T गैप, क्या होगा? देखो P वेव में क्या होता है, आपको मैं यहाँ से भी समझा सकती हूँ। ये हमारे पास ECG है पूरा, ये जो P वेव आई है इसमें क्या होता है, जो आपका एट्रियम होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इट इज द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम। QRS, ये जो कॉम्प्लेक्स बना है इसमें क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। राइट, T वेव में क्या होता है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं कि जो P वेव होता है उसके अंदर डीपोलराइजेशन हो रहा है एट्रिया का, QRS कॉम्प्लेक्स में डीपोलराइजेशन हो रहा है वेंट्रिकल्स का, और T वेव के अंदर जो है वो रीपोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि वो अपनी नॉर्मल स्टेट पे वापस आ रही है। तो चलो अपने क्वेश्चन पे चलते हैं दोबारा। देखिए P वेव में मैंने क्या बताया, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, तो A के आगे लगाया हमने 3, 1 2 3, A के आगे 3 लगाते ही आपको आपका आंसर भी मिल गया बच्चों, ये रहा, हटा देते हैं इसको ही, बस अब तो हम मैच ही करेंगे। B2, QRS कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या होता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, तो बिल्कुल B के आगे 2 आएगा। फिर क्या है, C, टी वेव क्या बताती है, वापस से वेंट्रिकल्स जो है वो रिलैक्स कर रहा है, रीपोलराइजेशन, तो C के आगे क्या आ जाएगा 4। और जो आपका TP गैप है, TP गैप जो होता है उसके अंदर आपकी इलेक्ट्रिकल साइलेंस होती हैं हार्ट की मसल्स, ठीक है, तो D के आगे आपका 1 आ जाएगा। तो A 3, B 2, C 4, D 1, यानी ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही आंसर है। राइट बच्चों, चलिए, नाउ दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दी क्लास 11th केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पे बहुत सारे डिसऑर्डर्स लिखे हैं और पूछा है कि कौन से हार्मोन्स के ज़्यादा या कम निकलने से वो डिसऑर्डर हो रहे हैं। एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर के बारे में अगर बच्चों हम लोग बात करें तो किसकी वजह से होता है, जब थायराइड हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑफ्थैल्मिक वर्ड आ गया ना, तो इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू आई। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनकी आंखें ना बहुत प्रोट्रूड कर जाती हैं, बाहर की तरफ आ जाती हैं, तो देख लीजिए एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स एंड आंखों के बारे में भी लिखा है प्रोट्रूडिंग आई बॉल्स, तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एक्सोफ्थेल्मिक गोइटर। तो A3 देख लीजिए, आपका ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ये यहाँ से ही एक्सक्लूड हो गए। ठीक है बच्चों, एक्रोमेगली, एक्रोमेगली क्या होता है, अडल्ट्स में अगर ग्रोथ हार्मोन की ज़्यादा सिक्रीशन होने लग जाए तो उसकी वजह से एक्रोमेगली हो जाती है, सो इट इज़ ड्यू टू द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। तो बी का क्या लगाएंगे आप, 4। सो A3B4, राइट, अभी तक हमारा दोनों सही चल रहा है। नेक्स्ट आ गया कुशिंग सिंड्रोम। तो बच्चों कुशिंग सिंड्रोम किससे होता है, जो हमारा मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है कॉर्टिसोल, वो रिलेट होता है इससे, यानी अगर उसकी एक्सेसिव सिक्रीशन हो रही है जिसकी वजह से पेशेंट का फेस भी मून फेस हो जाता है, तो कुशिंग सिंड्रोम के वो सिम्टम्स है। तो C के आगे क्या लगाएंगे हम, 1, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कॉर्टिसोल, मून फेस एंड हाइपरग्लाइसीमिया। ऐसे जो पेशेंट होंगे उनकी ग्लूकोज बढ़ती रहेगी, क्योंकि जो कॉर्टिसोल होता है इट इज़ अ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, अभी मैंने बताया। तो C के आगे आप क्या लगा रहे हैं, C के आगे आप लगाएंगे कुशिंग सिंड्रोम 1, राइट। अब D, क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म क्या होता है कि अगर थायराइड हार्मोन प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कम हो जाए तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर क्या होती है, मेंटल रिटार्डेशन, स्टंटेड ग्रोथ, तो ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। सो हाइपोसिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन एंड स्टंटेड ग्रोथ, तो डी के आगे क्या लग जाएगा, 2। A3B4C1D2, A3B4C1D2, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर है। राइट बच्चों, कहाँ से आया ये क्वेश्चन, अलग अलग सेक्शंस में से आया है। चैप्टर है आपका केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन, और सारे डिसऑर्डर्स एनसीईआरटी में कंप्लीटली मेंशन है। राइट, चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा। आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं अबाउट नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, इनमें से आपको बताना है कि नॉन कॉर्डेट्स की कौन सी है। लाइक फेरिंग्स इज परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, बच्चों ये तो कॉर्डेट का फीचर है, किसका फीचर है, कॉर्डेट्स का।
नेक्स्ट नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, तभी तो वो क्या है, तभी तो वो नॉन कॉर्डेट है, नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, तो ये वाला तो सही है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डॉर्सल, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम डॉर्सल होता है, इन लोगों का वेंट्रल होता है, तो यहाँ पे गलत। हार्ट इज डॉर्सल अगर होगा तो ठीक है, जैसे कि हम कॉर्डेट्स हैं तो हमारा वेंट्रल होता है, इनका डॉर्सल होता है, सही बात। नेक्स्ट पोस्टेनल टेल इज एब्सेंट, तो पोस्टेनल टेल जो होती है वो कॉर्डेट्स का फीचर है, नॉन कॉर्डेट्स का नहीं है, तो ये भी नॉन कॉर्डेट का ही फीचर है। कौन कौन से है बच्चों नॉन कॉर्डेट के फीचर, बी डी ई, देख लीजिए ऑप्शन बी डी ई, यानी कि ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये है भी कहाँ पे बच्चों, एनिमल किंगडम में आपने एक टेबल देखी होगी जिसमें कंपैरिजन किया हुआ है बिटवीन द कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स, तो यहीं से इस क्वेश्चन को बनाया गया है, राइट। तो इसी तरीके से हमने जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे लगभग डिस्कस कर लिए हैं, और हमने देखा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या तो मैच टाइप आए हैं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज से बहुत क्वेश्चन आए हैं, और अगर आपको मैच का एक भी कॉलम आ रहा है तो आप क्वेश्चन कर पाते, ठीक है, ट्रायल मेथड से भी हो रहा था ये। बट एक चीज़ हमें ध्यान देनी है बच्चों की, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली। सिर्फ एक हमारा क्वेश्चन था जिसमें ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में SLD, सिर्फ वो ऑप्शन आउट ऑफ एनसीईआरटी था, उसके अलावा सब कुछ एनसीईआरटी से था। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।